को दौड़ा ये छोटा भी तो काम होता है, तो नहीं हमें ठंडा मार के क्रिएटिव राइटिंग करवाओ। रात में बहुत फ्रेश होते हैं ना ये लोग, रात में बैठ के क्रिएटिव राइटिंग करें। आपने देखा स्टूपिड करते हैं काम। प्यारा लगे तो सुनना। अस्सलाम वालेकुम। हर चीज परफेक्ट है, बताएं प्लीज। बोलो भाई, हर चीज परफेक्ट है? हाँ, चले बेटा। लास्ट मीटिंग में हमने बिल्कुल एंड टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था, एसोसिएट्स याद है? हाँ, तो मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी कि इन्वेस्टमेंट के समझ लो दर्जे होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स होते हैं। और याद रखना, पेरेंट कंपनी का नाम है इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इन्वेस्टर। गौर से सुने तो यहां देखें, पेरेंट कंपनी एक तो होती है इन्वेस्टमेंट का आला दर्जा, और वो होता है कंट्रोल। पेरेंट कंपनी किसी कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीद लेती है, पेरेंट कंपनी किसी कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीद लेती है कि पेरेंट कंपनी के पास उस कंपनी का कंट्रोल आ जाता है। सही है, 50% प्लस शेयर ले लिए तो कंट्रोल आ जाता है। याद आ रहा है? हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो कंपनी हमारी गुलाम बन जाती है, वो सब्सिडरी, हम पेरेंट, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। और अब यहाँ जो अकाउंटिंग होती है वो एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग होती है। अब यहाँ जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सी होती है? एडिंग टुगेदर वाली, कंसोलिडेशन। ये आप पढ़ चुके हो, ये पढ़ लिया आपने। फिर सेकंड एक दर्जा होता है इससे नीचे वाला दर्जा, और वो क्या होता है? एसोसिएट्स। आप किसी कंपनी के सिर्फ 20% से ज्यादा या 50% से कम खरीदो, 20 से ज्यादा या 50% से कम शेयर्स खरीदो, तो ऐसी सूरत हाल में अब आपके पास कंट्रोल तो नहीं आता, लेकिन अब आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। कैसे आ जाता है? उस कंपनी के बोर्ड में अगर 10 डायरेक्टर बैठे हैं तो उसमें से 3 डायरेक्टर आपके होंगे, तो आप उस कंपनी के बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी आवाज वहां तक जा सकती है, आप असर अंदाज हो सकते हैं। असर अंदाज याद है? तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। याद है? पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी। ओके, तो अब बेटा आपके पास कंट्रोल नहीं है। एसोसिएट वाले केस में आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो अब एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं होगी। एसोसिएट के केस में जब आपके पास कंट्रोल नहीं है तो अब एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं होगी। अब एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग नहीं होगी, बल्कि अब वन लाइन एडजस्टमेंट होगी। अब वन लाइन एडजस्टमेंट होगी। अब वन लाइन एडजस्टमेंट होगी। याद आया? वन लाइन एडजस्टमेंट यानी आप अपने पास एक लाइन में लिखा होगा और उसको बोलते थे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। एंड हाउ टू कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? देखो, याद करो, आप लोगों ने किया था ये। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकलता है COI, एड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने में शेयर्स खरीदे, एड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी मल्टीप्लाई बाय योर शेयर, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। याद है? जो आपका 30% या 25%। फिर एक और काम भी हमने किया था कि जब एसोसिएट आएगा तो ये देखो, कंसोलिडेटेड रिजर्व की वर्किंग भी चेंज होती थी। आपने खुद किया है, लास्ट क्लास में आपने किया है। जब एसोसिएट का सवाल आएगा तो कंसोलिडेटेड रिजर्व की वर्किंग भी चेंज होती थी। क्या? और मैंने एक डायलॉग बोला था, व्हाट इज इक्विटी अकाउंटिंग? आप दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेते थे, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। आप दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेते थे, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। आप दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेते थे, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। सही है? तो जब आप दूसरे के इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेते थे, जब आप दूसरे इदारे के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बना लेते थे, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी इनकम, पेरेंट कंपनी की इनकम बढ़ जाएगी। और जब पेरेंट कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो पी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, पी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो पी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी और पी की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड रिजर्व बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड रिजर्व बढ़ जाएगा। तो आज के बाद कभी भी एसोसिएट का सवाल आए
आज के बाद कभी भी एसोसिएट का सवाल आए तो कंसोलिडेटेड रिजर्व में भी इंपैक्ट ले लेना। देखो कंसोलिडेटेड रिजर्व में भी आप एसोसिएट कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट के शेयर का इंपैक्ट लेते थे, तो दो जगह आप इंपैक्ट लेते थे। एक आप कैलकुलेट करते थे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एक आप कैलकुलेट करते थे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और नंबर टू प्लीज सुने, सेकंड नंबर पे आप लोग क्या करते थे, कंसोलिडेटेड रिजर्व की वर्किंग अपडेट करते थे। ये सवालात आप लोग कर चुके थे, ये सवालात आप लोग कर चुके थे, याद है? हाँ जी पक्का। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, वैसे इट्स अ नॉन रूटीन थिंग, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एसोसिएट कंपनी का इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट क्या होता है। एसोसिएट कंपनी का इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें देखें याद रहे, जब भी एसोसिएट का सवाल आएगा ना, तीन इदारे गिवन, जब भी एसोसिएट, बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, कुछ बच्चों ने अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज म्यूट रखें स्ट्रिक्टली म्यूट रखें प्लीज अब बात सुने, तो जब भी एसोसिएट का सवाल आएगा तो एक पेरेंट कंपनी गिवन होगी, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट, लाइक दिस। ये देखो, ये पी कंपनी है, ये एस कंपनी है और ये ए कंपनी है, सही है। ये पी कंपनी है, एस कंपनी है, ए कंपनी है। आपको इनकम स्टेटमेंट में सेल्स गिवन होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होती है, याद है जीपी गिवन होता है, ये सब। तो अब आपके पास ये तीन इदारे गिवन है, ये तीन इदारे आपके पास गिवन है, सब देखें, पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट, पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट। अब मुझे बताओ, चलो चैट बॉक्स, आपके पास इनकम स्टेटमेंट इन तीनों की गिवन होगी, आप एडिंग टुगेदर किन दो के बीच में करोगे, एडिंग टुगेदर किन दो के बीच में करोगे, बताओ एडिंग टुगेदर वाली अकाउंटिंग किसके बीच में करोगे, पी एन एस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। पी और एस के बीच में आप एडिंग टुगेदर करोगे, सही है पी और एस के बीच में आप एडिंग टुगेदर करोगे। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो, जब आप कंसोलिडेटेड एसोसीआई बना रहे होगे ना, यहां देख लें बेटा, तो कंसोलिडेटेड एसोसीआई में पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में तो एडिंग टुगेदर होगी, लेकिन एसोसिएट, एक मिनट, एसोसिएट कंपनी के लिए अगेन यू हैव टू डू वन लाइन एडजस्टमेंट। एसोसिएट कंपनी के साथ कभी भी एडिंग टुगेदर नहीं करते, एसोसिएट कंपनी के साथ कभी भी एडिंग टुगेदर, उसके साथ अगेन वन लाइन एडजस्टमेंट करते हैं। और आप क्या करोगे, इधर देखो, आप ग्रॉस प्रॉफिट जब आ जाएगा ना, ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन ऐड करोगे, ऐड, ये देखो एक लाइन देखो, एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस मैं फिर बता रहा हूं बेटा, जिस तरह बैलेंस शीट में एसोसिएट कंपनी को सिर्फ वन लाइन में, एक लाइन में दिखाते थे, एडिंग टुगेदर नहीं करते थे, कभी भी एडिंग टुगेदर नहीं करते थे, ठीक इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में भी एसोसिएट के साथ एक सिंगल लाइन में दिखाएंगे, एडिंग टुगेदर फकत पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में होगी, एडिंग टुगेदर फकत पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में होगी। तो बच्चे ने कहा उस सिंगल लाइन का नाम क्या होगा, मैंने कहा उस सिंगल लाइन का नाम होगा, बोर्ड पे देखो, एड एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, एड एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो ये फॉर्मूला इसका, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सिंपल, इधर देखो, इसका फॉर्मूला है ए कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय योर होल्डिंग परसेंटेज, बस ये रही, ये देखो, बस ये आप ऐड कर देना भाई। ये ए कंपनी जो है ना, ए कंपनी की हर चीज में तुम्हारा 25% शेयर है, ए कंपनी की हर चीज में लेटेस्ट से हमारी होल्डिंग 25% है, तो उसके उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपका शेयर कितना होगा, 25%। तो बस आप क्या करोगे, ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओगे, उसको 25% से मल्टीप्लाई करोगे, और आप अपने पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक सिंगल लाइन में दिखा देना, और उस सिंगल लाइन का नाम क्या होगा, देखो क्या नाम होगा, एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, सही है। तो अब देखो, अगर कभी इनकम स्टेटमेंट में वैसे नहीं आता है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपके पास तीन इदारों की इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, जागे, तीन इदारों की, एक पेरेंट, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट, एक पेरेंट, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट। आपने स्ट्रिक्टली एडिंग टुगेदर किन दो के बीच में करनी है, पेरेंट और सब्सिडरी को चुपचाप सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर करोगे, और एसोसिएट कंपनी को जीपी के बाद एक लाइन में दिखा दोगे, बस उस एक लाइन का नाम क्या होगा, ये रहा, एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है,
A company's profit after tax multiplied by your holding percentage. A company's profit after tax multiplied by your holding percentage. A company's profit after tax multiplied by your holding percentage. देख लो. एक मिनट में एक छोटा सा आपके सामने एक इलस्ट्रेशन बनाता हूं. चलो यहां देखो, सामने देखें. ये P कंपनी है, ये S कंपनी है, ये A कंपनी है. ओके, यहां देखें, सेल्स लिख के देता हूं आपको. 500, 200, 1000. कॉस्ट ऑफ सेल लिख के देता हूं मैं 100, 50 और 500. ठीक है, ये 500 आया. 200 रुपए के एक्सपेंसेस हैं. ये इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300. अच्छा, पेरेंट की सब्सिडरी में होल्डिंग है 80 और पेरेंट की एसोसिएट में होल्डिंग है 30. चलो अब मेरी रिक्वायरमेंट सुने. आप मुझे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की सेल्स निकाल के दें. कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की सेल्स, कंसोलिडेटेड सेल निकाल के दें. कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंसोलिडेटेड जीपी, और फिर वन लाइन एडजस्टमेंट जो होती है जिसको बोलते हैं एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी होता है. याद रहे, पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग 80 है लेकिन ए कंपनी में 30%. चलो करो स्टार्ट. यू हैव 3 मिनट्स, बस 3 से 4 मिनट है. सही है, गुड 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 गुड. करो 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 करो. मैं फिर बता रहा हूं, इधर देखें सुने. पेरेंट और सब्सिडरी और ए कंपनी 3 की इनकम स्टेटमेंट गिवन है. पेरेंट की एस कंपनी में होल्डिंग 80 है और एसोसिएट में होल्डिंग है 30. सबकी सेल्स भी गिवन है, सबकी कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है, और एसोसिएट का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है. चलो अब इधर देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं. यहाँ देखें, ये देखें, इधर देखें. बताओ, चलो स्क्रीन उस पे बताओ, चैट बॉक्स पे. एडिंग टुगेदर किन दो के बीच में होगी? एडिंग टुगेदर किन दो के बीच में होगी? कितनी बार बोल दिया है एडिंग टुगेदर किन? सिर्फ पी और एस, पी और एस. वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना. तो 500 और 200. चलो भाई, कंसोलिडेटेड एसोसिएट कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊं तो पहली चीज आएगी सेल्स, जो कि सिर्फ 500 और 200. खत्म. 700 रुपए. 700 रुपए की सेल्स आ गई. 700 रुपए की सेल्स आ गई. अच्छा बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 रुपए और 50 रुपए. सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी, सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी. सही, बिल्कुल सही है. यहां तक जीपी आ गया. अब बताओ, एसोसिएट कंपनी को सिर्फ एक लाइन में दिखाएंगे, एसोसिएट कंपनी को वन लाइन में दिखाएंगे. वन लाइन एडजस्टमेंट याद है? उसको बोलते एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट. एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट. एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट. बताओ, ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? सब देखो यहाँ. ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300. ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 300 है और उस पर हमारी होल्डिंग कितनी है? 30%. 300 पे 30%, 90. वेरी गुड. ये देखो,
300 का बस 30% 90, बस वन लाइन में उसको दिखाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल हो गया है। एक लाइन में उसे दिखाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। एसोसिएट कंपनी को जस्ट वी हैव टू रिपोर्ट इन वन लाइन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, बस ये सवाल हो गया है। आगे नीचे आंसर नहीं चाहिए, बस सही ये सवाल हो गया है। सवाल में 3 नंबर मांगे थे, एक सेल्स का नंबर मांगा था, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और एक एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट का। ये सवाल हो चुका है। हाँ भाई, किसी ने किया था? चलो, गुड 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 गुड। एक नजर देख लें, एक नजर देख लें। एक और सवाल करो। फोर्टी 40% होल्डिंग सही है। चलो अगेन वही चीजें बताओ, वही चीजें बताओ। पेरेंट की एस कंपनी में होल्डिंग है 70 और एसोसिएट कंपनी में इस बार 40% होल्डिंग है, सही है। आप मुझे कंसोलिडेटेड सेल्स बताओ, कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल बताओ, और मुझे बताओ एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट। वही 3 चीजें बताओ। चलो सब मैं नहीं कराऊंगा इस बार, आप लोग खुद करेंगे। चलें आप लोग खुद करेंगे, करें भाई। वेरी गुड। 1800 रुपए की सेल आ गई, पेरेंट और सब्सिडरी को ऐड कर दो। ₹1800 की सेल्स आ गई, ₹600 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। वेरी गुड। ₹1800 की 1000 एडिंग टुगेदर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में होता है, कितनी बार बोला है? एडिंग टुगेदर सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में होता है, कितनी बार बोला है? तो 1000 और 800, ₹1800 की सेल्स, 400 और 200, ₹600 की कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही है। और एक चीज आपको निकालनी होगी, एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो क्या आएगा 160। एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट ये ए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 40%, सही है। हाँ, एक छोटी सी आपको गुर की बात सिखानी थी। वैसे वो F3 में नहीं इतनी एग्जामिन कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी एक नई एग्जाम किट के अंदर उसने एक सवाल उसका दिया है, तो वो मैं सिखा देता हूँ आपको, सही है। यहाँ देखें, क्योंकि आज की क्लास के बाद अब आप लोग किट करोगे, आज की क्लास के बाद नॉन स्टॉप किट करोगे, यानी कम से कम 6 दिन का असाइनमेंट है आपके लिए, रातें जागनी है। सुने, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये P कंपनी है, ये S कंपनी है। यहाँ देखें, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं एक एडजस्टमेंट आपको सिखा रहा हूँ। एसोसिएट खत्म, एसोसिएट को भूल जाओ। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, सुनो बेटा। कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया हुआ होता है। मेरी तरफ देखें, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया हुआ होता है। तो पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को लोन देती है तो उससे इंटरेस्ट लेती है, तो वो इंटरेस्ट इनके लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट यहां इनकम होगा, लेट अस से 100 रुपए, और इनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है 100 रुपए। मेरी बात सुनो आराम से, थोड़ा सा सब यहां देखो बेटा। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया हुआ है, यानी सब्सिडरी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, पक्का। तो जब एस कंपनी ने लोन लिया है तो एस कंपनी सूद इंटरेस्ट देगी, तो एस कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और पेरेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो दोनों इदारों ने अपनी इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट में बुक किया हुआ है, सही है। तो आपको ये दोनों इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, आपको हमेशा ये दोनों इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट गिवन होती हैं। तो आपको याद है ना, आप दोनों इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट को देख के एडिंग टुगेदर करते हो। इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट को देख के क्या करते हो? एडिंग टुगेदर, सही है। अब याद रखना, ये आपस की है, ये आपस का अमाउंट है।
कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है और आपस की चीजें हमें हमेशा कैंसिल करनी होती है, आपस की चीजें हमेशा हमें क्या करनी होती है, कैंसिल। तो बेटा ये 100 और ये 100 हमेशा कैंसिल कर देना अगर आपस का हो, अगर आपस का हो तो कैंसिल कर देना। बच्चे ने कहा क्यों? मैंने कहा 1 मिनट सुनो, अगर इन केस कोई बच्चा इसको कैंसिल करना भूल जाता है, 1 सेकेंड, अगर इन केस कोई बच्चा इसे कैंसिल करना भूल जाता है तो होगा क्या? ये देखें इधर, ये 100 रुपए यहां आ जाएगा, एडिंग टुगेदर के बाद, एडिंग टुगेदर तो होती है ना, तो एडिंग टुगेदर के बाद 100 रुपए यहां आ जाएगा और ये 100 रुपए यहां आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में नेट इंपैक्ट तो जीरो ही आएगा। अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में नेट इंपैक्ट तो जीरो आएगा, 100 माइनस 100 करके नेट इंपैक्ट तो बेटा जीरो ही आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सामने देखें, आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाएंगे, आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? बेटा आज अगर मैंने किसी को लोन दिया है, सिर्फ मिलके सोचो, आज अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम आएगी ना, और उसकी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही लोन से रिलेटेड ऊपर इंटरेस्ट इनकम नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरी किताब में इंटरेस्ट इनकम आएगी और उसके लिए एक्सपेंस होगा, तो अलग अलग आना चाहिए ना, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग बुक में आना चाहिए। सोचो, तो यहाँ एक ही बुक में आ जाएगा और आपस का आ जाएगा, तो बेशक आंसर तो जीरो आएगा लेकिन एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। तो बेटा आज के बाद इतना आपस की इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमेशा कैंसिल आउट करना है। ये प्रेजेंटेशन गलत है। हाँ, अगर आप कैंसिलेशन करना भूल गए तो भी फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट सही आएगा। आप अगर कैंसिलेशन करना भूल गए तो भी ग्रॉस प्रॉफिट सही आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटेंगे। ये वैसा ही है, एक बच्चे ने देखो बोला है, एक बच्चे ने यहाँ बोला है जैसे रिसीवेबल पेबल नहीं था आपस का, आपस के रिसीवेबल पेबल को भी तो कैंसिल आउट करते थे, ये वही काम है। सही। तो अब बच्चे ने कहा कि सर इसकी और मिसालें दें, कि जिस तरह पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे सकती है, जिस तरह पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे सकती है, तो एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, दूसरी पार्टी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये कटेगा। सर इसकी कोई और मिसाल है? हाँ, आंखें खोलो प्लीज। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे सकती है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे सकती है। तो बेटा जी पेरेंट कंपनी के पास रेंटल इनकम आ रही होगी, उनके पास रेंटल एक्सपेंस आ रहा होगा। पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में रेंटल इनकम आ रही होगी और उनकी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में रेंटल एक्सपेंस आ रहा होगा। तो एक पार्टी के लिए इनकम और एक पार्टी के लिए एक्सपेंस आ रहा होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी आपस का कट जाएगा, ये भी आपस का कट जाएगा, नहीं भूलना। 2 मिसालें दे दी, फिर बोल रहा हूं। एक मिसाल मैंने किसकी दी? लोन की। एक मिसाल किसकी दी? लोन की दी, कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट इनकम है और एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट इनकम है मेरे प्यारे बच्चों, और एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट इनकम है और एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, तो एक पार्टी की बुक्स में रेंटल इनकम आ रही होगी, दूसरी पार्टी के बुक्स में रेंटल एक्सपेंस आ रहा होगा, बेटा ये भी कट आ जाएगा। अब मैं तीसरी मिसाल आपको दे रहा हूं, सुनो, वो भी बड़ी अहम है। इधर देखो, अगर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% या 90% शेयर लिए हुए, तो कभी नहीं भूलना पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है, इस बात को याद रखना। अगर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर लिए हुए, तो ये बात कभी नहीं भूलना कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है। पक्का? तो अब अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड देगी, याद है डिविडेंड बढ़ते थे, डिविडेंड, एस कंपनी अगर डिविडेंड देगी ना, तो वो पेरेंट कंपनी के लिए डिविडेंड इनकम होगी। एस कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो उसमें से बहुत बड़ा डिविडेंड पेरेंट कंपनी के घर जाएगा, तो पेरेंट कंपनी के लिए वो डिविडेंड इनकम होगी, वो भी आपस की होगी। वो भी क्या होगी? आपस की होगी। तो ये डिविडेंड इनकम भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये डिविडेंड इनकम भी कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आप सबको पता है कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करते वक्त, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करते वक्त सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करते वक्त उसके शेयर्स खरीदती है, तो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है, याद रखना। हाँ, पक्का? तो अब सब्सिडरी कंपनी फ्यूचर में जब भी डिविडेंड देगी, याद है मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, सब्सिडरी कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी ना, तो उसमें से सबसे बड़ा डिविडेंड तो पेरेंट कंपनी को मिलेगा। तो ये भी तो आपस का हुआ,
कि सब्सिडरी की तरफ से पेरेंट को मिला है, तो वो पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड इनकम के नाम से नजर आ रहा होगा। वो पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में किस नाम से नजर आ रहा होगा? डिविडेंड इनकम के नाम से नजर आ रहा होगा, डिविडेंड इनकम के नाम से नजर आ रहा होगा। ओके, तो वो भी आपस की कैंसिल आउट कर देना, ये चीज नहीं भूलना, ये एक छोटी सी चीज है। वैसे ये एडवांस लेवल पे रूटीन आती है, लेकिन अभी नई वाली F3 की किट में भी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ तक आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश की हैं। यहाँ तक आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश की हैं। बेटा सिर्फ वही डिविडेंड इनकम कटेगी जितनी आपस की है, जो पेरेंट कंपनी ने 80% रिसीव की होगी, बस वही कटेगी, बस जो 80% रिसीव की है वही कटेगी। अब मैं आपको कंसोलिडेशन का आखिरी एक छोटी सी चीज करा रहा हूं, और वो है कंसोलिडेशन की थ्योरी। आज हमारी कंसोलिडेशन की लास्ट मीटिंग है, तो IFRS 10 वगैरह से रिलेटेड मैं आपको बात बता रहा हूं। अब इधर देखें बेटा, ये दो स्टैंडर्ड्स के नाम आप सबको सबसे पहले पता होने चाहिए। ये दो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक का नाम है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक का नाम है IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब बच्चे आंखें और कान खोल के बैठे, यहाँ देखें, एक है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक का नाम है IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, इधर देखें। बच्चे ने कहा इन दोनों स्टैंडर्ड्स के अपने अपने काम है, मैंने कहा बिल्कुल अपने अपने काम है। सुने मेरी तरफ देखें, IFRS 10 हमें ये बताता है कि फला सब कंपनी में जो है ना उसमें हमारा कंट्रोल है या नहीं। IFRS 10 हमें ये बताता है कि जो फला इदारा है ना, जो सब्सिडरी कंपनी, क्या वाकई वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं। एक बार IFRS 10 ने हमें बता दिया कि हाँ ये फला इदारा हमारे कंट्रोल में है, तो अब फिर कंट्रोल, एक बार आपको पता लग गया आपके पास कंट्रोल है, तो फिर आप कंसोलिडेशन शुरू करोगे। तो कंसोलिडेशन शुरू कैसे करोगे? गुडविल निकालोगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालोगे, NCI निकालोगे, याद है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे, P2S सेल, S2P सेल। ये जितनी भी प्रैक्टिकल कंसोलिडेशन हमने सीखी है ना, ये IFRS 3 ने हमें बताया। किसने बताया? IFRS 3 ने। सही है, तो दोनों स्टैंडर्ड का अपना अपना काम है। IFRS 10 का काम क्या है, सब बच्चे सुनो। IFRS 10 हमें ये बताता है कि फला इदारे में हमारा कंट्रोल है या नहीं, बस इसका काम यही है। ये बताएगा कि आपका कंट्रोल है या नहीं। एक बार IFRS 10 ने आपको ये बता दिया कि हाँ भाई फला इदारे में आपका कंट्रोल है, एक बार IFRS 10 ने आपको ये बता दिया फला इदारे में आपका कंट्रोल है, फिर सुनो, उसके बाद सुनो, तो फिर अब कंसोलिडेशन कैसे करनी है, गुडविल कैसे निकालनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे करनी है, P2S सेल कैसे होगी, S2P सेल कैसे होगी, एडिंग टुगेदर कैसे होगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व कैसे निकलेगा, ये सारी प्रैक्टिकल कंसोलिडेशन हमें IFRS 3 ने बताई है। सही है, तो दोनों का अपना अपना रोल है। मैं लिखता हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ, ये बात भी लिख देता हूँ। We have
चलो पढ़ो 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 पढ़ो। ये बेइज्जती होती है, ये जो नहीं बताता ना उसकी बेइज्जती हो जाती है। जो ये बात नहीं बताता उसको सीधा सीधा एडवांस, ये आप इसी से पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों में। ये जो बातें लिखवाई है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों में। जो नहीं बताता बड़ी पार्ट 2 में भी बेइज्जती हो जाती है, पता होना चाहिए। आईएफआरएस 10 का क्या काम है, आईएफआरएस 3 का क्या काम है। आईएफआरएस 10 हमें बताता है क्या बताता है कि फला इदारे में हमारा कंट्रोल है या नहीं। आईएफआरएस 10 हमें बताता है कि फला इदारे में हमारा कंट्रोल है या नहीं। और आईएफआरएस 3 हमें ये बताता है कि वंस यू हैव कंट्रोल, अगर आपके पास कंट्रोल है तो अब कंसोलिडेशन कैसे करनी है। तो पूरी प्रैक्टिकल कंसोलिडेशन, यानी मैं शॉर्टकट में बता दूं, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, पूरा जो पिछली 7-8 क्लासेस हुई हैं, वो सब की सब कंसोलिडेशन हमें आईएफआरएस 3 ने बताई थी। वो सारी की सारी कंसोलिडेशन हमें आईएफआरएस 3 ने बताई थी प्यारे बच्चों। वो सारी की सारी कंसोलिडेशन हमें आईएफआरएस 3 ने बताई थी। डन। अब मैं आईएफआरएस 10 की बातें बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी, बहुत नॉलेजेबल बातें, लेवल बातें हैं सारी, और वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी गौर से सुने, पहले मैं लिखूंगा और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। आईएफआरएस 10 डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल की 3 लाइन की डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं। नंबर 1, पावर ओवर एंटिटी। नंबर 2, राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स। ability to affect those returns through involvement. IFRS 10 says normally control comes with 50% plus shares, but sometimes control comes with less than 50% shares. Example, when P company has ability to appoint majority
of directors of S company, और इसके बाद P company, sorry, S company in financial difficulty and P company has given loan to S company and in return through contract taken control. P company has 40% ordinary shares of S company and remaining 60% shares are held by millions of small shareholders and they can't meet. चलो यहां देखें भाई, बेटा आपके सामने अब मैं यहां से IFRS 10 पे बात शुरू कर रहा हूं, सही है बेटा? कभी नहीं भूलना, पेरेंट कंपनी को हम बोलते हैं इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी का ज्यादा मशहूर नाम क्या है? इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी इज इन्वेस्टर और एस कंपनी इन्वेस्टी है। पेरेंट कंपनी इन्वेस्टर है, पेरेंट कंपनी इन्वेस्टर है और एस कंपनी कौन है? इन्वेस्टी है। पेरेंट कंपनी इन्वेस्टर है और एस कंपनी कौन है? इन्वेस्टी है। ओके, अब इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी का कंट्रोल कब आता है? इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी का कंट्रोल कब आता है? जब ये तीन शर्तें हैं। देखो ये तीन लाइनें बहुत मशहूर तरीन लाइनें, ये तीन लाइनें बहुत मशहूर। नंबर 1, पावर ओवर इन्वेस्टी। पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब पेरेंट कंपनी के पास ऐसे इख्तियारात होंगे, जो बात पेरेंट कंपनी बोले वो सब्सिडी करेगी, खत्म। जो बात पेरेंट कंपनी ने बोल दी वो सब्सिडी करेगी, इसको कहते हैं कंट्रोल। तो यहां से एक बात साबित हुई कि हमारे पेरेंट्स का हम पर कंट्रोल नहीं है। मान लो, देखो जो सच है वो मान लो, हम लोग अपने पेरेंट्स की हर बात नहीं मानते, सॉरी के साथ। हम लोग अपने पेरेंट्स की हर बात, हाँ छोटे थे तो तब कुछ हद तक कंट्रोल था, अब नहीं है। तो पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब जो पेरेंट कंपनी ने बोला वो सब्सिडरी को मानना पड़ेगा। तो ये पहली चीज है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, राइट्स टू, देखो वर्ड सुनो कानून के, राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न। देखो मैंने रंग चेंज करके लिखा, लाल मार्कर से लिखा है, राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न। बेटा मैंने डे 1 पे बताया था, सुनो, मैंने डे 1 पे बताया था कि पेरेंट कंपनी ने चलता हुआ बिजनेस खरीदा है। पेरेंट कंपनी जब एस कंपनी को टेक ओवर करती है तो हकीकत में पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रही होती है। पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रही होती है। तो जब पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रही होती है तो बेटा बिजनेस का रिटर्न फिक्स नहीं होता। बिजनेस का रिटर्न, देखो ये बात मैं मानता हूं, अगर आज अपने पैसे आप बैंक में रखवा दो, आज अगर आप अपने पैसे बैंक में रखवा दो तो यस द रिटर्न ऑफ बैंक इज फिक्स इनकम रिटर्न। बैंक का रिटर्न फिक्स इनकम होता है। बैंक का रिटर्न क्या होता है? फिक्स इनकम होता है। तो फिक्स इनकम का रिटर्न तो हमें पता है, उसमें वो वेरिएबल नहीं होता। लेकिन आज अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं, चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बेटा उसका रिटर्न वेरिएबल होगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया तो ज्यादा मिलेगा, कम परफॉर्म कर गया तो कम मिलेगा। यानी यहां से पता लग रहा है कि पेरेंट कंपनी चलता हुआ बिजनेस खरीद रही है, सही है। तो दो बातें, नंबर 1 पावर ओवर इन्वेस्टी, नंबर 2 राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स, यानी पेरेंट कंपनी को तैयार रहना चाहिए कि उसको वेरिएबल रिटर्न मिलेंगे। और तीसरी बात एबिलिटी, यानी करंट सलाहियत होनी चाहिए पेरेंट कंपनी में, एबिलिटी हो टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी पेरेंट कंपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए उन रिटर्न्स को चेंज कर सकती हो। पेरेंट कंपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए उन रिटर्न्स को चेंज कर सकती हो। अब याद करो,
बेटा जो मेरी वेरी वेरी फर्स्ट क्लास हुई थी कंसोलिडेशन की, वो वहां हुई थी, हमारे इंस्टीट्यूट में हुई थी, याद है, जिसमें मैंने बोर्ड पे मार्कर पे लिख के समझाया था। सुनो, मार्कर पे लिख के समझाया था, याद है, याद आ रहा है? तो मैंने उसमें कंसोलिडेशन के मकासद, टेक ओवर के मकासद में से एक मकसद आपको पढ़ाया था, क्या? सिनर्जी, कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को इसलिए टेक ओवर करती है ताकि सिनर्जी हो, याद है, कॉस्ट सेविंग हो। तो बेटा जब पेरेंट्स कंपनी सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर करती है ना, तो फिर कितनी जगह पैसे बचाती है? मैंने कहा था 2 ट्रेनर की जगह 1 ट्रेनर काम करेगा, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेंगे। तो जब पेरेंट कंपनी की सिनर्जी करती है, कॉस्ट सेविंग करती है, तो उसकी वजह से वो रिटर्न्स चेंज हो जाते हैं। वो रिटर्न्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये 3 बातें कभी नहीं भूलना, पावर ओवर इन्वेस्टी, राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स, और नंबर 3 क्या है? एबिलिटी टू इफेक्ट दोस रिटर्न थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट, थ्रू इट्स यानी पेरेंट कंपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, पेरेंट कंपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू सब्सिडरी कंपनी के रिटर्न्स को इफेक्ट कर सकती है, सब्सिडरी कंपनी के रिटर्न्स को क्या कर सकती है? इफेक्ट कर सकती है, राइट? अब नॉर्मली क्या होता है, ये मैंने आपको देखो इस तरह शुरू कराया था, यहां से शुरू, आप देखो ब्लैक मार्कर। नॉर्मली अगर एक इदारा दूसरे इदारे के 50% प्लस शेयर्स एक्वायर करता है, पढ़ा था, एक इदारा दूसरे इदारे के 50% प्लस शेयर्स एक्वायर करता है तो कंट्रोल आ जाता है। यार 50% प्लस शेयर्स का मतलब सिंपल मेजॉरिटी आ गई, 50% प्लस शेयर्स का मतलब सिंपल मेजॉरिटी आ गई। अब आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, अब आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, हाँ सही। तो ऐसी सूरत हाल में देखो, IFRS 10 सेज, बेटा प्लीज दिल से पढ़ें प्लीज, IFRS 10 सेज नॉर्मली कंट्रोल कम्स विद 50% प्लस शेयर्स, 50% प्लस शेयर्स में नॉर्मली कंट्रोल आ जाता है। IFRS 10 कहता है कि 50% प्लस शेयर्स अगर आप किसी कंपनी के खरीद लें तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है, राइट? बट अब शुरू हुआ, देखो यहां से एक नए नए एरिया पे लेके जा रहा हूं, but sometimes control comes with less than 50% shares। ये देखो बेटा, कभी कभार less than 50% shares पे भी कंट्रोल आ जाता है, कभी कभार आपके पास सिर्फ 40% शेयर्स होते हैं और आप कंट्रोल आपके पास आ जाता है। तो असल चीज होल्डिंग परसेंटेज आपके पास नहीं होगी, असल चीज कंट्रोल है, असल चीज होल्डिंग परसेंटेज नहीं है, असल चीज कंट्रोल है, असल चीज होल्डिंग परसेंटेज नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों असल चीज कंट्रोल है, असल चीज होल्डिंग परसेंटेज नहीं है, बल्कि असल चीज क्या है? बोलो, कंट्रोल है, सही है। तो मैं फिर बोलता हूँ, नॉर्मली कंट्रोल आ जाता है 50% प्लस शेयर से, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, पूरे चैप्टर में पढ़ा है, कंट्रोल 50% प्लस पे ही आता है नॉर्मली। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। अब मैं जो पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शनल केसेस पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सेप्शंस पढ़ा रहा हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास लेस देन 50% प्लस शेयर्स पे भी कंट्रोल आ जाता है, लेस देन 50% प्लस शेयर्स पर भी कंट्रोल आ जाता है, लेस देन 50% प्लस शेयर्स पे भी, लेस देन 50% शेयर्स पे भी कंट्रोल आ जाता है। कैसे? थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अब किससे सुनो, पहला, when P company has ability to appoint majority of directors of S company, when P company has ability to appoint majority of directors of S company। बच्चे ने कहा बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा समझाता हूं, इधर देखो, यहां तो देखें, ये एक P कंपनी है, ये S कंपनी है। आप लोग किससे सुनना, पहला, मेरे पास इस कंपनी के 40% शेयर्स हैं, मेरे पास इस कंपनी के 40% शेयर्स हैं, और एक और लड़का है उसके पास 20% शेयर है, मेरा दोस्त है। मेरे पास इस कंपनी के 40 और एक और लड़के के पास कितने हैं? 20। अभी आधे घंटे बाद इस कंपनी की AGM होने की, एनुअल जनरल मीटिंग, सही है। तो मैंने उस लड़के को बोल दिया, मैंने कहा सुन, तू अपने 20% वोट मुझे, मेरे हक में वोट दे देना, तू मेरे हक में वोट दे देना, ताकि मेरे पास वहां सरकार मेरी बैठ जाए, सरकार मेरी बैठ जाए, बाद में मैं तेरा ख्याल कर लूंगा, बाद में आने वाले वक्तों में तेरा ख्याल कर लूंगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास एक कंपनी के 40% शेयर्स हैं और एक और लड़के के पास 20% है, सही है। अब जब AGM होने वाली, तो मैंने उसको बोला, यार तू मुझे वोट दे देना, वहां तू मुझे वोट दे देना, मैं तेरा बाद में ख्याल कर लूंगा। तो अब देखो 40 मेरे पास है, 20 उसके पास है, जब वहां वोटिंग होगी और उसने मुझे वोट दे दिया तो मैं जीत गया। तो अब जरा सोचो, बेशक मेरे पास लीगल होल्डिंग सिर्फ कितनी है मेरे नाम पे? 40। मेरे नाम पे लीगल होल्डिंग 40 है, लेकिन फिर भी कंट्रोल आ जाएगा। लीगल होल्डिंग मेरे पास 40 है, लेकिन फिर भी मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। तो असल चीज कंट्रोल है, असल चीज क्या है? बोलो, कंट्रोल है, असल चीज लीगल होल्डिंग नहीं है।
ये पहला किस्सा था। किस्सा नंबर 2, किस्सा नंबर 2, किस्सा नंबर 2, यहां देखें। अब क्या हुआ, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, मैं पेरेंट हूं। पेरेंट कंपनी समझ लो एक बैंक है, पेरेंट कंपनी समझ लो एक बैंक है और ये सब्सिडरी कंपनी है। पेरेंट कंपनी के पास राइट नाउ, पेरेंट कंपनी के पास राइट नाउ एस कंपनी के सिर्फ 40% शेयर्स हैं। पेरेंट कंपनी के पास राइट नाउ एस कंपनी के सिर्फ कितने शेयर्स हैं? 40%। एग्जांपल सुनना, पेरेंट कंपनी के पास राइट नाउ एस कंपनी के 40% शेयर्स हैं और अचानक से एस कंपनी सकरात की हालत में आ गई, यानी एस कंपनी बिल्कुल मरने जैसी हो गई, बिल्कुल ढेर हो गई। एस कंपनी को इतने लॉसेस हुए कि एस कंपनी मरने जैसी हो गई। तो एस कंपनी पेरेंट कंपनी के पास लोन मांगने आई। एस कंपनी इस दूसरी पेरेंट के पास लोन मांगने आई कि क्या यार आप हमें लोन दे दें। बैंक के पास लोन मांगने आई कि आप हमें लोन दे दें। तो नॉर्मली दुनिया का उसूल है, बिजनेस का उसूल है, मरे हुए आदमी को लोन नहीं दिया जाता। बिजनेस का उसूल है कि मरे हुए आदमी को लोन नहीं दिया जाता। लेकिन पेरेंट कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको लोन देते हैं। सब्सिडरी को बोला हम आपको लोन देते हैं, लेकिन बदले में बाय कॉन्ट्रैक्ट आप अपने पूरे इदारे का कंट्रोल हमें दे दें। बाय कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट आपके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारे हमारे बैठेंगे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कहा एस कंपनी मजबूर थी, एस कंपनी ने कहा ठीक है। तो अब देखो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट के पास एस कंपनी की होल्डिंग सिर्फ 40 है, लेकिन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल आ गया। थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल आ गया तो इसको भी कंट्रोल कहेंगे। तो बेटा देखो यहां हो सकता है ना कि लेस देन 50% शेयर्स हो लेकिन फिर भी कंट्रोल आ जाए, लेस देन 50% शेयर्स हो लेकिन फिर भी क्या आ जाए, बोलो कंट्रोल आ जाए, फिर भी कंट्रोल आ जाए। हाँ भाई, बात समझ गए, बात समझ गए। मैं फिर बोलता हूं, ये सेकंड एग्जांपल फिर समझाता हूं। पेरेंट कंपनी एक बैंक है, जी हाँ ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिसने ही पूछा जी। पेरेंट कंपनी एक बैंक है और पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी के 40% शेयर है। अभी कंट्रोल नहीं था, सब्सिडरी कंपनी के अचानक से हालात खराब हुए, इतने खराब हुए कि सब्सिडरी कंपनी तड़प गई पूरी तरह। तो एस कंपनी इस पी के पास आई और बोला मुझे लोन चाहिए, मुझे जिंदा रहने के लिए लोन चाहिए। तो पेरेंट ने कहा सही है आपको लोन दे देंगे, आपको लोन दे देंगे, लेकिन बदले में हमें आपका कंट्रोल चाहिए, बदले में हमें थ्रू एग्रीमेंट आपके सारे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे बैठेंगे। तो उसने कहा ठीक है आप हमें लोन दे दें और ये सारे डायरेक्टर्स आपके बैठेंगे। तो अब बेटा लीगली, लीगली पेरेंट की होल्डिंग एस कंपनी में 40% है। लीगली पेरेंट की होल्डिंग एस कंपनी में क्या है, 40% है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल आ चुका है पेरेंट के पास थ्रू एग्रीमेंट। तो असल चीज कंट्रोल है, असल चीज होल्डिंग नहीं है। एक बार कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन होगी, एक बार कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन होगी। नहीं समझे? हाँ भाई। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये आईएमएफ वगैरह भी जो हमें लोन देती है ना, आईएमएफ वगैरह लोन देती है तो उसके बाद उसके बदले वो हमसे कितनी बातें मनवा लेते हैं। तो कई बार कुछ मुल्कों को तो ये ऐसा तोड़ते हैं ना कि उसके बाद ये उस उन शराइत में कंट्रोल ही ले लेते हैं। ये इतने बड़े तेज हैं। जैसे एक बात सोचें, अभी इस वक्त ये जो वायरस जो चल रहा है, इस वायरस का एक बड़ा मकसद ये भी है कि इस कितने दिनों तक आप सरवाइव करोगे। सीधी बात है, आप अपने ऊपर रख के सोचो ना। मैं आप हम लोग, हमारा मुल्क और एक छोटा मोटा मुल्क, कितने बड़े अमीर मुल्कों की चीखें निकल गई हैं। तो छोटा मोटा मुल्क कुछ अरसे बाद डिफॉल्ट हो जाएगा। छोटा मोटा मुल्क तो सीधी बात है चल ही विदाउट रनिंग, यानी लॉकडाउन होके चल ही नहीं सकता। तो छोटा मोटा मुल्क तो कुछ अरसे में क्रश हो जाएगा। तो उसको ये लोग, ये बाहर वाले मुल्क टेक ओवर कर लेंगे। भाई आप जो शर्तें मनवानी मनवा लो, सीधी बात है, कुछ भी नहीं है ना, यानी एकदम एक बंदा भूख से ही मर रहा है तो वो आपकी हर बात मानेगा। तो शायद ये सारी जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, इसके बाद ये कितने मुल्क इसमें टेक ओवर हो जाएंगे, कितने ममालिक ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। और करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। कितने अरसे तक चलोगे आप? अब बात सुने, एक और किस्सा, ये नए IFRS 10 के अंदर ये किस्सा लिखा हुआ है। इट्स फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ लर्निंग। मैं अगली बात जो बोलने जा रहा हूं, इट्स फुल ऑफ लर्निंग। अपना लर्निंग का बटन ऑन कर लें, लर्निंग का बटन सुने। बेटा आपको एक चीज पता है, यहां देखें, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, शायद मैं 12 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 12-13 साल हो गए।
तो मैं शेयर होल्डर हूं ना कितनी कंपनीज का, लेकिन मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी भी एजीएम अटेंड नहीं की, मैंने कभी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं की। क्यों? एक नॉर्मल शेयर होल्डर एजीएम अटेंड नहीं करता। अच्छा एक बात याद रखना, मैं और आप जो शेयर खरीदते हैं ना स्टॉक मार्केट में, हम लोग एनसीआई होते हैं, हम लोग कंट्रोलिंग पार्टी नहीं है। कंट्रोलिंग पार्टी तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे लकी ग्रुप, टब्बा ग्रुप और ये बड़े बड़े लोग जिनके पास कंट्रोलिंग शेयर होते हैं। मैं और आप जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं वो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होते हैं, एनसीआई होते हैं, और एनसीआई के पास कोई पावर नहीं होता, याद रखना। तो बेटा एक नॉर्मल शेयर होल्डर, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, जबकि मेरा अपना अकाउंटिंग के प्रोफेशन से लिंक है, तो एक नॉर्मल शेयर होल्डर एजीएम अटेंड करने नहीं जाता। नॉर्मल शेयर होल्डर को क्या चाहिए होता है? कैपिटल गेन हो जाए, शेयर महंगा बिक जाए, बस डिविडेंड मिल जाए, बहुत है बस। नॉर्मल शेयर होल्डर गेन होता है, डिविडेंड मिलता है, खुश हो जाता है। तो नॉर्मली एक शेयर होल्डर, एक नॉर्मल शेयर होल्डर एजीएम अटेंड करने नहीं जा रहा होता। एक मिनट आसान हो रही। एक मिनट आसान। आसान हो रही है, एक मिनट। अब तो बेटा क्या कहा मैंने कि हम लोग जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं, हम बच्चे बेबी होते हैं यार, हम लोग कोई कंट्रोलिंग शेयर होल्डर थोड़ी हैं। अगर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर होते तो आज हमें टीचिंग करने की कहाँ जरूरत होती? सोचो, वो तो बहुत बड़े लोग होते हैं, कंट्रोल जिनके पास होता है पूरे पूरे इदारों का। तो हम लोग बेटा नॉन कंट्रोलिंग है, हम लोग नॉन कंट्रोलिंग बेबी होते हैं, छोटे बेबीज। तो अब हमें पता है कि यार हमें सिर्फ कैपिटल गेन चाहिए और डिविडेंड चाहिए। तो एक नॉर्मली नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर नहीं जा रहा होता एजीएम। बल्कि एक दो बातें सुनो बेटा, कितने लोग जो है ना एजीएम में प्रॉक्सी बना के भेज देते हैं अपने बिहाफ पे किसी और को, तो अपने घर की जो मेड्स मासियां होती है ना उनको भेज देते हैं। क्योंकि पहले दौर में ये था और अभी भी है कि एजीएम में डिनर होता है, खाना मिल रहा होता है, तो वो लोग अपनी मासियों को, अपने ड्राइवर्स को बोलते हैं जाओ बेटा वहां खाना खा के आ जाओ। बल्कि एक दौर में ऐसा भी कल्चर था, मुझे आज भी याद है, कि ये जो एबर्ट वगैरह ये बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनीज नहीं है, इनकी जब एजीएम होती थी तो ये लोग इतनी सारी मेडिसिन भी गिफ्ट में बांटते थे, बहुत सारे अपने शेयर होल्डर को मेडिसिन बांटते थे। तो कितने लोग अपने मेड्स वगैरह को भेज देते थे कि जाओ तुम लोग वो गिफ्ट्स कलेक्ट कर लेना।
ऐसा होता था। लेकिन अब इन्होंने एबट वगैरह ने वो गिफ्ट देना भी बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने कहा हमारे लिए कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल नॉर्मली एक शेयर होल्डर एजीएम जाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इधर देखिए मेरी तरफ देखें, नया किस्सा सुनो। नया यहां देखें, इधर देखें बच्चों, पेरेंट कंपनी के एस कंपनी में होल्डिंग है 40%। पेरेंट कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग कितनी है 40%, और रिमेनिंग 60% शेयर्स पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बटे हुए हैं छोटे छोटे करके, यानी 0.1% करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों में बटे हुए हैं, सही है। और वो लोग सारे बिखरे में, और वो लोग एजीएम भी अटेंड नहीं करते, वो लोग सारे बिखरे में और वो लोग एजीएम भी अटेंड नहीं करते हैं, वो लोग एजीएम भी अटेंड नहीं करते। तो अब बताओ, पेरेंट कंपनी, जब मैं एजीएम पे जाऊंगा तो एजीएम में कोई भी नहीं होगा मेरे अलावा, तो अब 40% वाला ही राजा हो गया ना, 40% वाले का कंट्रोल आ गया, बाकी कोई आता ही नहीं है, बाकी सारे बिखरे हुए, तो अब मैं ही कंट्रोल में हूं। तो अब यहां भी लेस देन 50% पे कंट्रोल आ गया, यहां भी लेस देन 50% पे कंट्रोल आ गया है। पढ़ लो भाई, पढ़ो आखिरी वाली लाइन। P company has 40% ordinary shares of S company and remaining 60% shares are held by millions of small shareholders and they can't meet. Now P company is राजा, पेरेंट कंपनी ही राजा है, कंट्रोल अपने पास है भाई साहब। हाँ भाई बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोलो भाई। अब राइट मौका है, तो अब मैं यहाँ एसोसिएट की थ्योरी भी तुम्हें पढ़ाता हूँ, इधर देखो, यहाँ देखो, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, इधर देखें, आज कल ही तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कि अगर पी कंपनी के पास 20% से ज्यादा और 50 से कम होल्डिंग हो तो सामने वाला इदारा एसोसिएट बन जाता है। याद है, ये पढ़ाया तो था। पी कंपनी के पास 20 से ज्यादा और 50 से कम होल्डिंग हो, पी कंपनी के पास 20 से ज्यादा, बल्कि चलो पहले एक और चीज पढ़ाता हूँ, एक नई चीज याद आई है, एक और चीज पढ़ा रहा हूँ, चलो। लेकिन पहले बोल रहा हूँ भाई, अब ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा साथ भी देना होगा। मैंने क्या बोला, मैंने अभी जो ऊपर लेक्चर दिया ना, उसके अंदर एक मेरा एक मैसेज था, वो क्या था कि असल, मेरी तरफ देखें, असल चीज होल्डिंग परसेंटेज नहीं होती, असल चीज कंट्रोल होता है। जो मैंने आपको पैगाम दिया ना, उस पैगाम का लुब्बे लुबाब, उस पैगाम का जो दिल था वो क्या था, असल चीज होल्डिंग परसेंटेज नहीं होती, असल चीज होता है कंट्रोल। स्टैंडर्ड ने ये बोला है, अगर कंट्रोल होगा तो कंसोलिडेशन होगी, कंट्रोल होगा तो कंसोलिडेशन होगी, कंट्रोल होगा तो कंसोलिडेशन होगी, पक्का? हाँ, अगर कंट्रोल होगा तो कंसोलिडेशन होगी, याद रखना। अब तो मैंने उस पर क्या किससे सुना है, मैंने कहा कि कभी कभार, मेरी तरफ डायलॉग सुने, कभी कभार 50% कम शेयर पे भी हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, कि हमारी होल्डिंग 50% से कम होती है और हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, पक्का? और अब एक डायलॉग बोलूं, बड़ा हैरान और परेशान होने वाला, हैरान और परेशान सुनो। और कभी कभार 50% प्लस शेयर पे भी कंट्रोल नहीं आता। मेरा डायलॉग सुनो, क्या बोला मैंने, कभी कभार लेस देन 50% पे भी कंट्रोल आ जाता है, हुकूमत आ जाती है, और कभी कभार मोर देन 50% पे भी कंट्रोल नहीं आता। किसी ने सवाल पूछ लिया कैसे, मैंने कहा जवाब दे रहा हूं, जाहिर बात है बोला है तो फंस गया हूं ना, जवाब तो दूंगा ना। कभी कभार लेस देन 50% पे भी कंट्रोल आ जाता है और कभी कभार मोर देन 50 पे भी कंट्रोल नहीं आता। बच्चे ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, मैंने कहा मैं जवाब देता हूं, थोड़ा सा लर्निंग मूड ऑन रखना तो समझोगे, मैं अच्छी तरह समझाता हूं तुम्हें, ठीक है? इधर देखो, सामने देखें, ये देखो, पी कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग है 60%, ये देखो, पी कंपनी की एस कंपनी में होल्डिंग कितनी है, 60%। अब सुनो, एस कंपनी के अंदर टोटल 10 डायरेक्टर थे, एस कंपनी में कितने डायरेक्टर थे, 10 में से 6 हमारे थे। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। इस 10 में से 6 लड़के हमारे थे, देखो
1 2 3 4 5 6 ये भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 10 डायरेक्टर थे, उसमें से 6 डायरेक्टर हमारे थे, 10 में से 6 हमारे थे, तो हमारी होल्डिंग 60% बन रही थी। 10 में से 6 डायरेक्टर हमारे थे, तो हमारी होल्डिंग कितनी बन रही थी बोलो? हमारी होल्डिंग माय डियर स्टूडेंट बन रही थी 60%। हमारी होल्डिंग कितनी बन रही थी बोलो? हमारी होल्डिंग 60% बन रही थी, 60% बन रही थी। डन है? पक्का? और हमारे पास कंट्रोल भी था। जब 10 में से 6 डायरेक्टर हमारे थे, तो जो भी फैसला होता था तो मेजॉरिटी डायरेक्टर तो अपने ही थे। जो भी फैसला होता था मेजॉरिटी डायरेक्टर, तो मेजॉरिटी वोट्स अपने ही, तो हम ही हर बात मनवाते थे, तो हमारे पास कंट्रोल था। सही है? अब हुआ क्या, इस एस कंपनी के हालात खराब हुए। इस एस कंपनी के हालात खराब हुए और ये एस कंपनी किसी बैंक से लोन लेने गई। ये एस कंपनी किसी बैंक से लोन लेने गई, तो बैंक ने कहा कि एक शर्त पे, बैंक ने कहा कि हम एक शर्त पे आपको लोन देंगे। बैंक ने कहा हम एक शर्त पे आपको लोन देंगे कि आपके बोर्ड में हमारे 3 डायरेक्टर्स बैठेंगे, यानी अपने बोर्ड की डिस्पर्शन चेंज करें, अपने बोर्ड की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करें। 10 डायरेक्टर ऑलरेडी हैं, एक शर्त पे लोन देंगे कि इधर देखें, तीन सीटें और डालें बोर्ड के अंदर। तीन, मैंने ब्लैक मार्कर से 3 लाइंस और लगाई हैं, बोर्ड के अंदर 3 सीटें और लगाएं, क्योंकि हम आपको लोन दे रहे हैं तो हमें आप पे नजर रखनी है। हम आपको लोन दे रहे हैं तो हमें आप पे नजर रखनी है। अब जरा सुनना, तो मजबूर थी कंपनी ने कहा ठीक है अपने 3 डायरेक्टर बिठा दो। तो ये 3 डायरेक्टर बैंक के बैठ गए। अब जरा आप गौर से देखें, अब आप पूरी कंपनी में देखें, टोटल 10 नहीं 13 डायरेक्टर हैं, 13 सीटें हैं। अब पूरी कंपनी को गौर से देखो, कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं, और पेरेंट के पास सिर्फ कितनी है? देखो 6 है। 13 में से 6 सीटें हैं, तो 13 में से 6 का मतलब, अब हमारे पास अगर बोर्ड में अंदर वोटिंग हुई ना, तो हमारे पास मेजोरिटी डायरेक्ट वोट्स थोड़ी है। देख लो ना, आप देखो ना बोर्ड के अंदर, बोर्ड को देखो, बोर्ड में अगर कोई फैसला मनवाना हुआ, तो 13 में से सिर्फ 6 वोट हमारे पास हैं, तो अब हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब जरा आप सोचें, हमारी लीगल होल्डिंग कितनी है? 60। लीगल होल्डिंग बेशक कितनी है? 60, लेकिन कंट्रोल चला गया है। लीगल होल्डिंग 60 है, लेकिन कंट्रोल चला गया है। लीगल होल्डिंग 60 है, लेकिन कंट्रोल चला गया है। नहीं समझे भाई? मैं फिर बोलता हूं, मैं पेरेंट कंपनी था, मेरी एक कंपनी में होल्डिंग थी 60%। लाल मार्कर को देख लो, लाल मार्कर से जो 10 सीटें बनी हुई है ना, उसमें से 6 सीटें मेरी थी। 10 सीटों में से 6 मेरी थी। तो अभी तक तो कंट्रोल मेरे पास था, क्योंकि जब भी कोई फैसला होता था तो 10 वोट में से 6 वोट मेरे थे, तो मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता था। लेकिन अब इस सब्सिडरी कंपनी लेकिन इस सब्सिडरी कंपनी को अब इस सब्सिडरी कंपनी के हालात खराब हुए, तो इसने लोन लेने गई, तो लोन एक ही शर्त पे मिला। अगर बैंक कहती है कि मुझे 3 सीटें दो, और ये लोन, अब जो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ये लोन लिए बगैर कंपनी मर जाती, इस लोन के बगैर कंपनी मर जाती, तो कंपनी को जिंदा रखने के लिए पेरेंट कंपनी ने भी इजाजत दी कि हाँ भाई 3 सीटें और लगाओ। तो अब जब 3 सीटें और लग गई, तो टोटल 13 सीटें हो गई बोर्ड के अंदर, 13 सीटें हो गई, जिसमें से हमारी सीटें सिर्फ 6 हैं। तो ऑटोमेटिकली अपना कंट्रोल गया। तो यहाँ लीगल होल्डिंग बेशक 60 है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। लीगल होल्डिंग बेशक 60 है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो भी पूछ रहा है। ये इजाजत पेरेंट कंपनी ने अपनी खुशी से दी है, क्योंकि पेरेंट कंपनी को भी पता था कि अगर हम ये इजाजत नहीं देंगे तो ये सब्सिडरी मर जाएगी। ये हालात के हिसाब से इजाजत दी जाती है, हालात के हिसाब से इजाजत दी जाती है। अब मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सिर्फ सुन लो। स्टेट बैंक का नाम सुना है? ये मुझे किसी ऑडिटर ने दी थी। स्टेट बैंक के पास नेशनल बैंक के स्टेट बैंक के पास नेशनल बैंक के 77% शेयर्स हैं, जाके चेक कर लेना। स्टेट बैंक के पास नेशनल बैंक के कितने शेयर्स हैं? 77%। लेकिन स्टेट बैंक उसे कंसोलिडेट नहीं करता। तो अभी कुछ सालों पहले की बात है, मुझे एक ऑडिटर ने बताया था। तो इन लोगों ने स्टेट बैंक की मैनेजमेंट से पूछा कि क्यों नहीं करते, तो बोला गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि हम अपना पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बेशक हमारी लीगल होल्डिंग 77 है, लेकिन हम पूरी अपनी बातें नहीं मनवा सकते, इसीलिए बोला हम इसको कंसोलिडेट नहीं करते।
तो बेटा कहानी का लुब्बे लुबाब ये है, कहानी का लुब्बे लुबाब ये है कि असल चीज लीगल होल्डिंग नहीं है, असल चीज कंट्रोल है, असल चीज कंट्रोल है। तो मैं फिर बोलता हूं, देखो सुनो, कभी कभार लेस देन 50% पे भी कंट्रोल आ जाता है, ऊपर के किस्से जो अभी सुनाए थे, और कभी कभार मोर देन 50% पे भी कंट्रोल नहीं आता, कभी कभार मोर देन 50% पे भी कंट्रोल नहीं आता है, कभी कभार मोर देन 50% पे भी कंट्रोल नहीं आता है। सोचो, पक्का। मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूं जस्ट फॉर योर लर्निंग, लेकिन अब ये सारी चीजें हमारे कोर्स में नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें, तुम लोग सीखने वाले कुछ बच्चे इसमें सीखना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूं। इधर देखो, आपको पता है एक होती है प्राइवेटाइजेशन, अगर नाम सुना हो तो प्राइवेटाइजेशन का नाम सुना है, और एक होती है नेशनलाइजेशन। बेटा जैसे अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, कितने इदारे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जैसे पीआईए गवर्नमेंट का है, पीआईए गवर्नमेंट के हाथ में है, समझ लो एक दौर में गवर्नमेंट के हाथ में ये के इलेक्ट्रिक भी था, के इलेक्ट्रिक भी गवर्नमेंट का था, पीआईए तो अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, पीएसओ, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सही है। तो ये वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और उसूलन गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए कुछ बड़े इदारे, जैसे नेशनल एयरलाइन अपने हाथ में होनी चाहिए, बिजली का निजाम अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जरूरत से लिंक्ड है, सही है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट वीक होना शुरू होती है, कोई भी गरीब मुल्क होता है वो वीक होना शुरू होता है, तो गवर्नमेंट अपने ये जो अपने मेजर शेयर जो है ना वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, बाहर की कंपनी को भेज देती है। तो के इलेक्ट्रिक को हमने प्राइवेटाइज करवा दिया है, के इलेक्ट्रिक को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करा दिया। पीआईए के ऊपर भी पिछले कई सालों से बातें हो रही है कि पीआईए के भी मेजर शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। तो अगर आपने मेजर यानी 60-70% शेयर्स दे दिए तो आपका कंट्रोल चले गया। लेकिन अब इधर सुनो, कभी कभार कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट इतनी चालाक होती है, कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट इतनी चालाक होती है कि वो बेशक 50% प्लस शेयर्स बेच देती है, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई आप हमारी अवाम उन्नास के साथ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उस ऐसे सूरत हाल में आप 50% प्लस शेयर्स तो बेच देते हो, लेकिन कंट्रोल सामने वाले इदारे को पूरी तरह नहीं देते। आप नहीं समझे बेटा, अगर के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त पेरेंट कंपनी है उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शेयर्स तो दे दिए, लेकिन भाई के इलेक्ट्रिक का काम है बिजली सप्लाई करना, और बिजली एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है हमारे यार। बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आवाम रो पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है तो आवाम रो पड़ती है ना। तो मुमकिन है कि कोई कोई ऐसा मुल्क हो कि जो अपने इदारों को प्राइवेटाइज तो कर रहा हो, कोई ऐसा मुल्क हो जो अपने इदारों को प्राइवेटाइज तो कर रहा हो, लेकिन साथ साथ वो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो कि ये बात नहीं मानी जाएगी, ये बात नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में कई बार 50% प्लस शेयर्स बेचकर भी कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करती कुछ गवर्नमेंट्स, ऐसी कुछ गवर्नमेंट्स भी हैं, सही। तो ये भी एक मिसाल है उसकी। अब मैं जानबूझ के चीजें रिवाइज भी करा रहा हूं ताकि तुम्हें याद आए। मेरी तरफ देखें, सामने देखें बेटा, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि हमारे पास अगर किसी कंपनी के 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स आ जाएं, अगर हम किसी कंपनी के 20% से ज्यादा और 50 से कम शेयर्स खरीद लें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। याद है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हम उस इदारे पे असरअंदाज हो सकते हैं। और असरअंदाज कैसे हो सकते हैं, असरअंदाज कैसे हो सकते हैं, असर अंदाज कैसे हो सकते हैं, प्लीज असरअंदाज ऐसे हो सकते हैं कि उस कंपनी के बोर्ड में अगर 10 डायरेक्टर हैं उसमें से 3 या 2 डायरेक्टर हमारे बैठेंगे, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 10 डायरेक्टर में से 3 या 2 हमारे बैठेंगे, तो हमारी आवाज उनके बोर्ड तक जाएगी, हमारी वॉइस उनके बोर्ड तक जाएगी। तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। पक्का याद आया। तो नॉर्मली ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब मिलता है जब 20% से ज्यादा और 50% से कम हो, और ऐसे इदारे को फिर हम बोलते हैं एसोसिएट्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे इदारे को हम कहते हैं एसोसिएट्स, एसोसिएट्स। पक्का। अब उस वक्त के हद तक तो मैंने बिल्कुल सही बताया था,
बिल्कुल आपको क्लियर क्वेश्चन वगैरह सब बताए थे, लेकिन अब एक्सेप्शन सुने, इसकी एक्सेप्शन सुने, इसकी एक्सेप्शन सुने। इसका रूटीन क्या है? रूटीन मैंने बताया कि 20% से ज्यादा और 50 से कम, 20 से ज्यादा और 50 से कम शेयर्स होते हैं तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। लेकिन कभी कभार, सुकून से सुने, बट समटाइम्स significant influence comes with less than 20% shares. Sometimes significant influence comes with less than 20% shares, less than 20% shares through contractual arrangement. Best example लिखता हूं, best example is bank loan. Another best example is IMF, वर्ल्ड बैंक। आप सबको पता है अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में डॉलर 100 रुपए से जो 160 रुपए हुआ ना, वो जो 100 रुपए से 160 हुआ, उसमें सबसे बड़ी बदमाशी आईएमएफ ने तो की थी। आईएमएफ की शराइत में से सबसे बड़ी शराइत ये थी कि अपनी करेंसी डिवैल्यू करो। आईएमएफ की शर्तें थी कि अपनी करेंसी डिवैल्यू करो, यानी उसने अपनी बात मनवा ली तो कितना बड़ा असर होगा उनका हमारे मुल्क पे, उनका हमारे मुल्क पर कितना बड़ा असर होगा, असरअंदाज हो तो रहे थे। तो वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। समझाता हूं इधर देखो, देखिए बेटा, आम दस्तूर ये है, ये एक पी कंपनी है, ये ए कंपनी है। आम दस्तूर ये है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब मिलता है, आम दस्तूर ये है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब मिलता है जब 20 से ज्यादा और 50 से कम हो। लेकिन कभी कभार 20% से कम होल्डिंग पे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल जाता है। कभी कभार 20% से कम होल्डिंग पे भी क्या मिल जाता है? बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल जाता है। मेरी तरफ देखें, अज्यूम करते हैं पी कंपनी एक बैंक है, पी कंपनी एक बैंक है और पी कंपनी के पास ए कंपनी के सिर्फ 10% शेयर हैं, सही है। लेकिन आज ए कंपनी के हालात खराब हो गई, हालात खराब, तो ए कंपनी इस बैंक से लोन लेने गई। ए कंपनी ने कहा प्लीज मुझे लोन दे दो, मेरे हालात खराब है, मुझे कुछ लोन दे दो। तो फिर बैंक ने क्या बोला बताऊं, पेरेंट कंपनी ने, हम एक शर्त पे लोन देंगे, हम एक शर्त पे लोन देंगे कि आपके बोर्ड में 2 डायरेक्टर्स हमारे बिठाएं, आपके बोर्ड में 2 डायरेक्टर्स हमारे बिठाएं। अच्छा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि 2 डायरेक्टर आप हमारे बिठाएं। सामने वाले को मानना पड़ता है क्योंकि आप भी तो अपना पैसा दे रहे हो भाई, पेरेंट कंपनी अपना पैसा दे रही है किसी एक ऐसी मरी हुई कंपनी को, एक बीमार कंपनी को पैसा देना एक रिस्क की बात है। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए, अपने रिस्क को कवर करने के लिए भाई आप बोलते हो हमें आपके ऊपर नजर रखनी है, तो 2 डायरेक्टर्स हमारे बैठेंगे। तो अब बेटा जब पेरेंट कंपनी के 2 डायरेक्टर्स एसोसिएट कंपनी में बैठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया ना, पेरेंट कंपनी असरअंदाज होगी ना। तो अब ऐसी सूरत हाल में होल्डिंग लेस देन 20, आंखें खोल के देखो, लीगल होल्डिंग लेस देन 20% है, लेकिन स्टिल पेरेंट कंपनी हैज गॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और once you have significant influence, then you have to do all equity accounting procedures। वो जो आपको पढ़ाए थे equity accounting के procedures, वो सारे अप्लाई होंगे कि एक बार आपके पास significant influence आ जाए। अब इसकी मिसाल और सुनो, IMF, यहां देखें, अरे वाह, आप आपके डायरेक्टर्स बिठाने का क्या फायदा होगा बेटा? आप सामने वाले पे नजर रखोगे, आप सामने वाला कोई डिसीजन आपके बगैर पूछे नहीं ले सकता, आपकी राय शामिल होगी उसमें। तो आप ऐसे डिसीजन दिलवाओगे वहां जो जिससे वो कंपनी प्रोटेक्ट हो, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है उसमें, आपने उसको लोन दिया हुआ है। नहीं समझ रहे यार मेरे भाई, जिसने मुझसे सवाल किया, मैं समझ लो मैं उसको 1 करोड़ रुपए लोन दे रहा हूँ, जिस बच्चे ने मुझसे सवाल किया मैं उसको 1 करोड़ रुपए लोन दे रहा हूँ, और साथ में उसको बोल रहा हूँ भाई मेरी मर्जी से लगाना, जब भी इन्वेस्टमेंट करने लगो कहीं मुझसे पूछ के पूरी फिजिबिलिटी मुझे दिखा के लगाना, तो मैं नजर रखूंगा ना, मैं गलत जगह नहीं लगाने दूंगा आपको पैसे। इसकी और अच्छी मिसाल देता हूं, अब भी अगर नहीं समझे ना तो वहीं थप्पड़ मारना अपने आप को जोर से, राइट। यहां देखें, आईएमएफ जब पाकिस्तान को लोन देता है,
आईएमएफ जब पाकिस्तान को लोन देता है तो कई बार क्या करता है तो आईएमएफ की बदमाशी सुनो। आईएमएफ कहता है कि मेरी मर्जी के प्रोजेक्ट में लगाना, मैं जो लोन दे रहा हूं ना, तो या तो इससे ट्रेन बनाना या तो इससे रोड्स बनाना, मेरी मर्जी के प्रोजेक्ट में लगेंगे, तो वो अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट में आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, इतने चालाक हैं। नंबर 2, आईएमएफ ये भी काम करता है, कितनी बार हुआ है कि आपको कहता है मैं आपको एक शर्त पे लोन दूंगा कि आपके, इधर देखें, आपको एक शर्त पे लोन दूंगा कि आपका जो प्रोजेक्ट बना रहे होगे ना, उस प्रोजेक्ट का हेड हमारा बंदा आके बैठेगा, उस प्रोजेक्ट का हेड हमारा बंदा आके बैठेगा, आप पे नजर रखेगा। तो ये सारी हरकतें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जताने की तो है। अभी आईएमएफ का आप रीसेंट डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं जो एक साल पहले, जो आपका डॉलर 100 रुपए से 160 रुपए पे जो करेंसी डिवैल्यू हुई थी, तो उसमें आईएमएफ की कितनी शर्तें थी कि आपने टैक्सेस बढ़ाने होंगे, आपने ये जीएसटी बढ़ाना होगा, आपको करेंसी डिवैल्यू करनी होगी, इंटरेस्ट रेट चेंज करना होगा, 10-15 किस्म की आईएमएफ की पूरी लंबी लिस्ट है शरायत की। तो ये सारी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही तो कहलाती है, सोचो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार होल्डिंग लेस देन 20% होती है और फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो असल चीज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, असल चीज होल्डिंग नहीं है। तो पूरी कहानी का लुब्बे लुबाब और सेंट्रल आइडिया, निचोड़ निचोड़ निचोड़, पूरी कहानी का लुब्बे लुबाब बताऊं। असल चीज ये दो वर्ड्स हैं, एक कंट्रोल और एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंट्रोल और एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, असल चीज होल्डिंग नहीं होती। सही है। अगर कंट्रोल होगा तो क्या होगा, सब्सिडरी बन जाएगी वो आपकी, और फिर कंसोलिडेशन होगी। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो वो इदारा आपकी एसोसिएट बन जाएगी, और फिर इक्विटी अकाउंटिंग होगी, वन लाइन एडजस्टमेंट वाली। पक्का। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब थ्योरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। इसमें असल चीज थ्योरी है, ये असल चीज थ्योरेटिकल एरिया था, लेकिन ये बड़ा मजेदार एरिया है और ये बच्चों को आना चाहिए। आप लोग अभी आज की क्लास के बाद किट जब शुरू करोगे तो किट में जो थ्योरी के एमसीक्यूज है वो इस टॉपिक से लिंक्ड होंगे, इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। चलो, बैक टू नॉर्मल अकाउंटिंग। मैं आपको, भाई किसी को ये एक्सेप्शन लिखनी है तो लिख लो। एक बच्चा कह रहा है एक्सेप्शन लिखनी है, लिख लो। एक बच्चे, मैं रुक रहा हूँ 1-2 मिनट। अब मैं कर दूंगा ग्रुप पे भाई, कब नहीं किया भाई, ऐसा आदमी नहीं हूं यार, ग्रुप पे सेंड करूंगा, क्या हो गया। अब एक बड़ी जबरदस्त टाइमलाइन बता रहा हूं, अब नॉर्मल बातें शुरू हो गई। हाँ, ये सारी अब नॉर्मल बातें खत्म। सुनो, ये इन्वेस्टमेंट की एक टाइमलाइन है, बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो इधर एक बड़ी जबरदस्त टाइमलाइन बना रहा हूं। देखो बेटा, ये है टोटल 100%, ये है 0%, नजर आ रहा है। ये 0% से लेके 100%। अब मैं तुम्हें एक समरी बना के दे रहा हूँ सब बच्चों को। बेटा याद रखना, अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर आ रहे हैं, नॉर्मल समरी, वो एक्सेप्शन खत्म, एक्सेप्शन, अब नॉर्मल अकाउंटिंग शुरू। अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर आ जाएं तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है, और जब कंट्रोल आ जाता है तो वो इदारा बन जाता है सब्सिडरी। क्या बन जाता है बोलो, सब्सिडरी। और अब जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सी होती है, कंसोलिडेशन, एडिंग टुगेदर, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, याद है ये भूल गए। तो बेटा टाइमलाइन देखो, अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स, 50% से ज्यादा और 100 से कम, 50% से ज्यादा और 100 से कम शेयर्स हैं, तो ऐसी सूरत हाल में 50% प्लस का मतलब कंट्रोल आ जाता है, और फिर वो इदारा क्या बन जाता है बोलो, सब्सिडरी। और अब जो अकाउंटिंग होती है वो होती है कंसोलिडेशन, एडिंग टुगेदर। सेकंड केस सुनो,
अगर आपके पास किसी इदारे के 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स हैं, तो अब आपके पास उस इदारे का आ जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखें, अब आपके पास उस इदारे का आ जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और अब वो इदारा आपके लिए क्या बन जाता है, एसोसिएट। और अब जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। याद है, वन लाइन एडजस्टमेंट। इक्विटी अकाउंटिंग यानी वन लाइन एडजस्टमेंट। इक्विटी अकाउंटिंग वन लाइन एडजस्टमेंट। देख लो, फिर एक बार बोलता हूं, अगर किसी इदारे के आपके पास 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स होंगे, तो अब आपके पास उस इदारे का क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और वो इदारा बनेगा एसोसिएट। और अब जो अकाउंटिंग होगी बेटा वो इक्विटी अकाउंटिंग होगी। वो कौन सी अकाउंटिंग होगी, इक्विटी अकाउंटिंग होगी। ओके, अब एक और दर्जा तो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सुनो, अगर आपके पास किसी इदारे के, इधर देखो 1% शेयर्स हो, 2% शेयर्स हो, यानी इस रीजन में हो, तो अब देखो इधर देखो, तो अब ना आपके पास नो कंट्रोल, ना आपके पास कंट्रोल है, ना कंट्रोल है, ना आपके पास ना आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना आपके पास कंट्रोल है, ना आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एक मिनट, इस चीज को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा ये मैं और आप हैं, ये मैं और आप हैं। ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं ना, हम लोग स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स खरीदते हैं, हम लोग के पास वही 1% होल्डिंग होती है, कभी 0.1%, कभी 0.2%, कभी 0.02%। तो भाई ये वाला जो 0 से 20% वाला रीजन है ना, इसमें ना हमारे पास कंट्रोल होता है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। इसमें ना हमारे पास कंट्रोल होता है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो बेटा इसको कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, 3 दर्जे इन्वेस्टमेंट के अब कभी नहीं भूलना। 3 दर्जे, एक दर्जा होता है कंट्रोल, वो फुल शॉर्ट दर्जा होता है जिसमें कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। एक दर्जा होता है उससे छोटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सबसे छोटा दर्जा होता है जिसमें ना कंट्रोल होता है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। सुन लो, इन्वेस्टमेंट के 3 दर्जे होते हैं, आंखें और कान खोलें। इन्वेस्टमेंट के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा होता है कंट्रोल, दूसरा दर्जा होता है क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उससे छोटा। और सबसे छोटा दर्जा होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें ना कंट्रोल होता है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सही है। तो मैं और आप जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं ना, तो हमारा लेवल जो होता है ना, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब असरअंदाज करना। उसके बोर्ड में 2-3 डायरेक्टर्स आपके बैठे हों, 10 में से 2-3 डायरेक्टर्स आपके हों, ताकि आपकी आवाज वहां जाए। देख लो भाई, ये टाइमलाइन देख लो, बड़ी मजेदार टाइमलाइन है, बड़ी काम की टाइमलाइन है, बड़ी मजेदार और बड़ी काम की टाइमलाइन है। तो बेटा देखो, 3 दर्जे आपके सामने। अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स हैं तो कंट्रोल आ जाता है। सही है। और जब कंट्रोल आ गया तो वो इदारा सब्सिडरी बन जाएगा। और अब जो अकाउंटिंग होगी वो कौन सी है, एडिंग टुगेदर वाली, कंसोलिडेशन। अगर आपके पास किसी इदारे के 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स हैं, तो अब आपके पास उस इदारे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। और अब वो इदारा क्या कहलाता है, एसोसिएट। वो इदारा क्या कहलाता है, आपके सामने एसोसिएट कहलाता है। हाँ, अब वो इदारा क्या कहलाता है, एसोसिएट। और अब जो अकाउंटिंग होगी वो इक्विटी अकाउंटिंग होगी, वन लाइन एडजस्टमेंट। ओके, फिर और अगर आपके पास इस रीजन में आप लाया करते हो, अगर आप इस रीजन में लाया करते हो, ये वाला रीजन नजर आ रहा है, तो इस रीजन का मतलब ना आपके पास कंट्रोल है, ना आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है,
तो ऐसी सूरत हाल में माय डियर स्टूडेंट, ये वाला दर्जा कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये वाला दर्जा कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के टोटल 3 दर्जे हुए। एक कंट्रोल जो हाई फाई दर्जा हुआ, सबसे सुपरलेटिव दर्जा, और उसमें कंसोलिडेशन होती है। उससे छोटा दर्जा क्या है? एसोसिएट। और सबसे छोटा दर्जा क्या है? वो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें ना कंट्रोल होता है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है। ना कंट्रोल होता है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है। देख लो भाई, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस शेयर्स बेचने की नीयत से खरीदना, ट्रेड करने की नीयत से खरीदना, ये इसका मतलब है। लेकिन इसके बैकग्राउंड क्या है कि इस लेवल पे ना आपके पास कंट्रोल होता है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जो मैं और आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। जो मैं और आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। अब मैं यहां से आपकी एग्जाम किट पे जाके आपको एक ओटी केस, आपको पता है ना कंसोलिडेशन का आपके पास 15 मार्क का, आपके जो 100 मार्क का पेपर है उसमें लास्ट 30 मार्क्स के 15-15 के 2 ओटी केसेस आते हैं। तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत सारे कराए, लेकिन मैं अब देखो जो नई किट है ना, उसमें नई किट है उसमें, गौर से सुने, नई किट में उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप लोग करें। मैं आपके सामने किट पूरी खोल देता हूं, ठीक है? चलें करते हैं इसको। ये लो, ये सवाल का नाम है प्लेट एंड सॉसर। सवाल का नाम है प्लेट एंड सॉसर। अगर किसी के पास किट है तो किट के अंदर पेज नंबर मुझे नहीं पता, हाँ 161 ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 161। अगर किसी के पास किट है तो वो किट का पेज नंबर 161 निकाल सकता है, 161 निकाल सकता है। ओके राइट, ओके। और सवाल का नाम है प्लेट एंड सॉसर। अच्छा, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास अभी किट नहीं है ना, तो आप इसकी तस्वीर खींच लें, आप इसकी पिक्चर ले लें। जो स्क्रीन पे तस्वीर आ रही है वो पिक्चर ले लें प्लीज। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन की पिक्चर आ रही है, 3 पेजेस हैं क्वेश्चन के, उसकी तस्वीर खींच लें मजबूरन। नहीं समझे बेटा? स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसकी पिक्चर खींच लें प्लीज, अगर नहीं है आपके पास किट तो। ठीक, ये एक पेज है, मैं दूसरा पेज ला रहा हूं, देखो इधर सुनो। एक पेज ये रहा, ये देखो, इसकी भी तस्वीर लेनी है तो ले लो। ये सेकंड पेज है उसका, ये सेकंड पेज है, देखो। हाँ, ये थर्ड पेज है, ये थर्ड पेज है, देख लो। थर्ड पेज पे सिर्फ इतनी तस्वीर लेनी है, बाकी नहीं लेनी। बाकी जो है वो रेशियोज हैं, रेशियोज नहीं कर सकते आप, रेशियो एनालिसिस नहीं कर सकते। थर्ड पेज पे इसकी तस्वीर खींच लो। कर लिया? हाँ, अब यहाँ देखें, प्लेट एंड सॉसर, सवाल का नाम है प्लेट एंड सॉसर। सामने देखें, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फॉर द टू एंटिटीज प्लेट एंड सॉसर। इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, इनकम स्टेटमेंट का सवाल है बेटा, सुने। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ टू एंटिटीज प्लेट एंड सॉसर फॉर द ईयर एंडेड 31 December X4 आर प्रेजेंटेड बिलो। भाई दोनों इदारों की इनकम स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा, पहली बात हमेशा चेक करेंगे कि कहीं ये मिड ईयर एक्विजिशन तो नहीं है। बेटा आप लोग जाग नहीं रहे, प्लीज जागें, प्लीज जागें यार। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कहीं इस क्वेश्चन में मिड ईयर एक्विजिशन तो नहीं है। जवाब नो, मिड ईयर नहीं है। क्यों? इधर देखो, एक मिनट यार, यहाँ देखें, सामने देखें, आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर X4 को, और टेक ओवर है 1 जनवरी। टेक ओवर क्या है? 1 जनवरी। बेशक कुछ सालों पहले का 1 जनवरी है, कुछ सालों पहले का 1 जनवरी है, लेकिन ईयर का बिगनिंग है।
तो बेटा कोई मिड ईयर वाला केस नहीं है, कोई मिड ईयर वाला केस नहीं है, नॉर्मल केस है। और ये सब्सिडरी कंपनी दिसंबर 2004 में पूरा साल हमारी है, दिसंबर 2004 के सारे 12 के 12 महीने हमारी है। सब्सिडरी कंपनी दिसंबर 2004 के 12 के 12 महीने हमारी है, 12 के 12 महीने हमारी है। ओके राइट। अब यहां देख लें, प्लेट एंड सॉसर आपके सामने दोनों इदारे मौजूद हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने एक चीज आपको बताएंगे, देखो इधर देखो, ये अब आपके सामने इधर देखें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December X4 सॉसर सोल्ड गुड्स टू प्लेट एस टू पी। ये देखो एस ने पी को माल बेचा, एस ने पी को बेचा कितने का, 150 का। मैं 3 जीरो हटा के बात कर रहा हूं। सेल्स हुई है 150 की, सेल्स कितने की हुई है, 150 की, सही है। मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 20%। तो सबसे पहले आप लोग टोटल प्रॉफिट निकालते थे, पहले आप लोग टोटल प्रॉफिट निकालते थे, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1/5 1/5 1/5 of these goods remained in the inventory of plate। याद है, भूल गए बेटा, सब पढ़ाया है मैंने, क्या हो गया तुम लोग को, ये सब पढ़ाया है। सबसे पहला काम आप टोटल प्रॉफिट निकालोगे और उसके बाद यूआरपी निकालोगे, टोटल प्रॉफिट और यूआरपी निकालोगे। अब मैं आप सब लोग जहां बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा पिद्दा काम दे रहा हूं, इतना सा काम, छोटा बच्चों वाला। तुम लोग S2P सेल निकालो और मुझे सिर्फ दो चीज। अब अच्छा बेटा, ओटी केस में पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी होती, मुझे सिर्फ तुमसे क्या चाहिए, कंसोलिडेटेड सेल्स निकाल के दो, जो ऊपर नजर आ रही है इसी पेज से निकल आएगी, और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, सही है। कंसोलिडेटेड सेल्स भी निकाल के दो और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। चलो और मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, कंसोलिडेटेड सेल्स एंड कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। यू हैव 4 मिनट्स। चलो, कंसोलिडेटेड सेल्स एंड कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। करके दो भाई, करके दो मेरे प्यारो। S2P सेल है, देखो तुम लोग कौन करके देता है। चलो इधर देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले SCP से यहीं भाई यहीं कराता हूँ, SCP से टोटल प्रॉफिट निकाल दूं। ये देखो, सेल्स 150 रुपए की है, मार्कअप है ना, मार्कअप इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, और प्रॉफिट कितना है भाई 20 है, तो ये 120 होगा। चलो 150 बराबर है 120 के, 150 बराबर 120 के, तो 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 20 करो, टोटल प्रॉफिट निकाल के दो। टोटल प्रॉफिट को निकाल के दे सकते हैं, 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 25, सही है। 3 जीरो हटा के बात कर रहा हूं यार, 3 जीरो हटा के खेलो। तो टोटल प्रॉफिट 25 आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया मेरे भाई 25। हाँ, और अब उसने लिखा था 1/5 ऑफ द गुड्स, ये देखो लिखा है 1/5, यानी कितनी नहीं बिकी, 1/5, 1/5। तो 25 इंटू 1/5 हो जाएगा यूआरपी 5, यूआरपी 5 आ गया, सही है। अब यूआरपी कितना आ गया, 5 आ गया पक्का। अब क्या होगा, S2P सेल है ना, तो इसके इनकम स्टेटमेंट के 3 स्टेप होते हैं। S2P सेल इनकम स्टेटमेंट के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1,
आपस की जो भी सेल्स हुई है, आपस की जो भी सेल्स हुई है यानी 150, आपस की जो भी सेल्स हुई है वो कंसोलिडेटेड सेल में से भी निकाल देना और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना। आपस की जो भी सेल हुई है यानी 150 वो कंसोलिडेटेड सेल में से भी निकाल देना और कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में से भी निकाल देना, नंबर 1। नंबर 2, यूआरपी को कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना, ठीक है। और नंबर 3, जब एनसीआई निकाल रहे होगे ना, अभी एनसीआई नहीं निकालना, एनसीआई निकाल रहे होगे तो एस कंपनी के पैट में से पहले यूआरपी लेस करना और फिर एनसीआई की परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना, सही है। पहले यूआरपी लेस करके फिर, चलो मैं करके दिखाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, पहले सेल्स निकाल दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ही कर रहा हूँ। 1500 प्लस 700 माइनस 150, ये आ गई इसकी सेल्स। 1500 माइनस प्लस 700 माइनस 150 कितना बनाइए, 2050। आपकी सेल्स का नंबर जिसका 2050 आया सही आया। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के दूं तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी, 775 प्लस 370, ऊपर 150 लेस हुआ है तो नीचे भी 150 लेस होगा और 5 रुपए का यूआरपी, 5 रुपए का यूआरपी यहाँ ऐड हो जाएगा। 5 रुपए का यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, कॉस्ट ऑफ सेल कुछ बच्चे बता रहे हैं 1000 आई है, कॉस्ट ऑफ सेल आई है 1000, यही आई है। ये दो चीजें सही है, हाँ ये दो चीजें कर ली थी आप लोगों ने बेटा, करनी चाहिए थी। अब देखते हैं भैया, आपके पास सामने अब एमसीक्यू आएगा। मैं अब आपके सामने एमसीक्यू लेकर जा रहा हूँ। इधर देखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इधर देखें, ये देखो, ये टास्क नंबर 1 के अंदर सबसे पहले बोल रहा है कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ सेल का कौन सा फॉर्मूला सही है, देखो इधर नीचे पढ़ो, आइटम नंबर 1 में बताएं। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, देखो ये बीच वाला सही है, ये सही है। 775 प्लस 370 माइनस 150 प्लस 5, याद है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये आंसर सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये आंसर सही है। ओके, देखिए इस तरह टिक करना होगा आपने, बोलो। अब इस सवाल का एक टेक्निकल एरिया जो मैंने आज आपको समझाया था, याद है, आपस का लोन। मैंने आज आप लोगों को आपस का लोन समझाया था, आपस का लोन। भाई अब जरा यहां बहुत होश में रहना, वरना गिरा दिया, वरना गिर जाओगे उसी वक्त। चलो इधर देखो बेटा, आपका ईयर एंड क्या है, पहले ईयर एंड बताओ। आपका ईयर एंड है, इधर देखो भाई, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर x4, सवाल में देख लो, देखो ऊपर, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर x4। बेटा सब बच्चे जहां भी बैठे हैं अलर्ट हो जाएं, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर x4। देखो यहां हमारा ईयर एंड है, सब बच्चे देखें, मैंने टाइमलाइन बनाना शुरू कर दी x4, तो ये स्टार्ट हुआ होगा साल 1 जनवरी x4 को। अब सवाल का जरा नोट नंबर 3 पढ़ें, ये देखें नोट नंबर 3 पढ़ें, आंखें खोलें। ऑन 1 अक्टूबर x4, ऑन 1 अक्टूबर x4, डेट को अच्छी तरह देख लो। प्लेट यानी पेरेंट कंपनी मेड अ $1 million लोन टू सॉसर। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया, याद है, इधर दिया है देखो, 1 अक्टूबर को दिया है। कब दिया है, 1 अक्टूबर x4 को दिया है। तो बस 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड के 3 महीने पेरेंट कंपनी ने उसको लोन दिया है, तो सब्सिडरी कंपनी ने 3 महीने लोन को यूज किया है। तो जिसने लोन दिया होगा उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, जिसने लोन दिया होगा उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, जिसने लोन लिया होगा उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सोच लो, मैं रुका हुआ हूं, सोच लो। जिसने लोन लिया हो, जिसने लोन दिया है यानी पेरेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है और सब्सिडरी कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लेकिन एक मिनट, हाँ आप लोगों ने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, 3 महीने यूज हुआ है तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 3 महीने का इंटरेस्ट यूज हुआ है तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अब तुम लोग जहां बैठे हो मुझे निकाल के दो इंटरेस्ट। चलो 1 मिलियन का मतलब अपनी जबान में 1000 होता है, 1 मिलियन का मतलब 3 जीरो हटा के बात कर रहा हूँ, 1000 होता है। चलो भाई 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो, जहां जहां बैठे हो 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो। वेरी गुड, 15, 15,000 आएगा, 3 महीने का 15,000 आएगा, लेकिन 3 जीरो हटा के बात करें तो 15 आएगा। वेरी गुड, जिसका 15 आंसर आया वो सही है, 3 महीने का 15 आएगा। देखते हैं, देखो 1000 है, इधर देखें 1 मिलियन का मतलब 1000, यहां देखें इंटू 6% इंटू 3/12 कर लो,
1000 इंटू 6% पर एनम है, इंटू 3/12, ये कितना बनता है 15। तो ये जो 15 है ना, एक मिनट, ये 15 पेरेंट कंपनी की इनकम है और उसका एक्सपेंस होगा। पेरेंट कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है और एस कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। पेरेंट कंपनी की इंटरेस्ट इनकम होगी और एस कंपनी का एक्सपेंस होगा। अब आंखें खोल के दोनों की इनकम स्टेटमेंट पे जाओ, आंखें खोलो और दोनों की इनकम स्टेटमेंट पे जाओ। इधर देखो, पेरेंट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में ये इंटरेस्ट रिसीवेबल जो 15 का बुक हुआ है, ये वही आपस वाला है, आपस वाला है, ये आपस का है ये। और इसकी बुक्स में ये देखो, सब्सिडरी के बुक्स में 20 रुपए की फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो देखो, पेरेंट कंपनी के पास 15 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है और उसके पास 20 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो सब्सिडरी के पास जो 20 रुपए का एक्सपेंस होगा ना, उसमें से 5 रुपए बाहर वालों का लोन है। 5 रुपए सब्सिडरी कंपनी ने कहीं बाहर से लोन लिया, वो नहीं काटना, आपस का कटेगा। तो 15-15 कट जाएगा। पेरेंट कंपनी के पास इंटरेस्ट इनकम 15 की है और सब्सिडरी कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 का है। सही है, देख लो अच्छी तरह, देख लो। देख लिया। अब मैं तुम्हें यही इसकी कंसोलिडेशन करके दिखाता हूं, इधर देखो। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैं यही तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या करोगे आप, अगर आप अभी अभी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो ये 15 में से 15 माइनस कर दोगे। इस 15 में से सामने 15 माइनस करके नेट इफेक्ट यहां 0 दिखाओगे। देखो, ये 15 आपस का है ना, तो 15 की इंटरेस्ट इनकम को उड़ा दोगे, कट कर दोगे, कट कर दोगे। तो 15 माइनस 15 0। और इस 60 में से भी, इसमें से भी 15 उड़ाओगे, इसमें से भी 15 उड़ाओगे। तो 60 प्लस 20 माइनस 15, 60 प्लस 20 माइनस 15 कितना होगा 65। तो तुम्हारे पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 65 की और इंटरेस्ट इनकम 0 आ जाएगी। बेटा आपस का 15 और 15 कैंसिल करना है, आपस का 15 और 15 कैंसिल करना है। पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। जो भी पूरी इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, मैंने नहीं बोला भाई, ये ओटी केस है। सही। तो बेटा पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को जो लोन दिया था, आपने खुद मेरे साथ मिलकर उसकी इंटरेस्ट इनकम निकाली, वो 15 आई है। तो 15 की इंटरेस्ट इनकम पेरेंट कंपनी की पूरी उड़ा देंगे। और सब्सिडरी कंपनी के पास जो फाइनेंस कॉस्ट है 20 की, सब्सिडरी कंपनी के पास जो फाइनेंस कॉस्ट है 20 की, उसमें से भी 15 आपस की, वो भी उड़ा देंगे। तो बस सब्सिडरी कंपनी की खुद की फाइनेंस कॉस्ट 5 रुपए की बचेगी। मैं अब 3-4 मिनट चुप हूं, आप देखें इसको, सोचें, फिर मैं एमसीक्यू पे जाता हूं। मैं चुप हूं, आप देखें, सोचें, चले सब सोचें वापस से, एडजस्टमेंट पढ़ो, टाइमलाइन को देखो, सब करो, चलो। सिक्सटी फाइव कैसे आया, 65 6.5 नहीं है, 65 है मेरे मासूम बच्चों, ये 65 है भाई। कैसे आया देखो, 60 रुपए का एक ये इंटरेस्ट और 20 रुपए ये, 60 और 20 ऐड होंगे और माइनस हो जाएगा 15। 60 प्लस 20 माइनस 15, 60 प्लस 20 माइनस 15। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यस, यस। अब आ जाओ, मैं तुम्हें वो सवाल पे लेके जाता हूँ, इधर आओ। ये देखो, इधर देखो, सिलेक्ट द फॉर्मूला विच करेक्टली कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट। बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। 60 प्लस 20 और ये देखो माइनस ये 1000 का 6%, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है तीसरा। ये देखो 60 प्लस 20, पेरेंट और सब्सिडरी का इंटरेस्ट ऐड होता है, याद है ना, एडिंग टुगेदर। और माइनस ये 1000 इंटू 6% इंटू 3/12, ये 15 है। तो 60 प्लस 20 माइनस 15, ये आ जाएगा 65। अगर नंबर निकालना है तो 65 आ जाएगा। हाँ भाई, कर लिया। हाँ भाई, बोलो बच्चों।
अब इधर देखो, एक और एमसीक्यू है, ये रहा, ये देखें आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 थ्योरी का एमसीक्यू है। आप लोग क्या करते थे बेटा, इस बार S2P सेल हुई थी ना, मेरी तरफ देखो, इस बार S2P थोड़ा सा मैथ्स, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। S2P सेल होती है तो जो भी यूआरपी होता है वो एस ने बुक किया होता है ना, मेरी तरफ देखें, जब S2P सेल होती है तो जो भी यूआरपी होता है वो एस ने बुक किया होता है, तो वो एस की इनकम स्टेटमेंट में होता है, तो वो एस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में होता है, याद है ना। तो फिर आप क्या करते थे, जब इनकम स्टेटमेंट का एनसीए निकालते थे, यहां देखो, तो आप लिखते थे एस कंपनी का पैट लिखते थे, ये देखो, इसमें से लेस करते थे यूआरपी, याद है, पूरा यूआरपी, और फिर नीचे जो फाइनल आंसर आता था ना, फाइनल आंसर, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे 30% से, याद है, तो ये आपके पास आ जाता था एनसीआई, पक्का। ये देख लो भाई, एस कंपनी के पैट में से यूआरपी निकालते थे, फिर जो आंसर आता था उसको 30% से मल्टीप्लाई करते थे। अब यही बात को वो एमसीक्यू में एक और तरीके से ही बोल सकता है, देखो ये तरीका सही है। मैं क्या करता हूं, पूरा पैट लिखा, देखो कंप्लीट पैट में से कंप्लीट यूआरपी निकाला और एंड में डायरेक्ट एक बार 30% लगाया, कंप्लीट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंप्लीट यूआरपी निकाला और एंड में एक ही बार डायरेक्ट परसेंटेज लगा दिया, तो एनसीए आ गया। अब अगर कोई बंदा चाहे ना तो इस तरह भी कर सकता है, पहले दो हर स्टेप पे परसेंटेज लगाए, पहले एस कंपनी के पैट पे परसेंटेज लगाए, फिर यूआरपी पे परसेंटेज लगाए और दोनों का डिफरेंस ले ले, एक ही बात है भाई, मैं डायरेक्ट एंड में परसेंटेज लगा रहा हूं ना। अगर कोई चाहे तो हर स्टेप पे परसेंटेज लगाए तो भी आंसर वही आएगा। तो चलो बताओ, इस बार आइटम 3 पढ़ो, आइटम 3 पिक करो, इन तीनों में से आंसर कौन सा सही है, इन तीनों में से आंसर कौन सा चाहिए, ये आंसर सही है, ये पहला वाला सही है बेटा। ये कह रहा है कि डायरेक्ट पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे परसेंटेज लगाओ और उसके बाद पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे परसेंटेज लगाओ और उसके बाद एनसीआई यूआरपी पे परसेंटेज लगाओ, डिफरेंस ले लो, एक ही बात है। मैं एंड में परसेंटेज लगा रहा हूं, ये हर स्टेप पे लगा रहा है, मैथ्स आना चाहिए प्लीज। हाँ जी, हाँ भाई, बोलो भाई। अब एक आखिरी चीज मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, देखते हैं तुम्हारी कितना दिमाग चल रहा है, प्योर थ्योरी का सवाल है, वरना सब मिलके रो लेते हैं अभी 1 मिनट के लिए। आइए, टास्क नंबर 2 पढ़ो, ये एक सवाल है, मैं चुप हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आप पढ़ें और इस तीनों में से पिक करें, देखते हैं किसको कितना आता है। टास्क नंबर 2 आखिरी सवाल है आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। टास्क नंबर 2 पढ़ो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, तालियां तालियां। अच्छा, सही कह रहा है, बच्चों ने सही किया है। देखें, प्लेट इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ शेयर होल्डिंग इन अनदर एंटिटी एंड इफ परचेज दिस इन्वेस्टमेंट वुड मीट द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। देखा, एसोसिएट याद है। तो एक बार अगर कोई इदारा हमारा एसोसिएट हो जाए बेटा, गला खराब होने लगा है, क्योंकि यहाँ माइक भी नहीं होता ना, ऑनलाइन क्लास में माइक तो है नहीं, तो गले की ऐसी तैसी हो रही है। तो इधर बात सुन लें, सामने देखें,
बेटा अब फुल एडिंग टुगेदर नहीं करते, एसोसिएट के केस में फुल एडिंग टुगेदर नहीं करते, याद है वन लाइन एडजस्टमेंट भूल गए भाई, ये मैं ही था। कह रहा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, ओ अस्तगफिरुल्लाह, नो 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 नो, the group share of net asset of the associate are cross cast on a line by ना 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 नो 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 नो। अब देखते हैं, the net interest in the associate is included as a one line entry, yes 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 yes, very good very good, तीसरा आंसर है थर्ड। अच्छा भाई अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, मानना हो तो मान लेना वरना कोई मसला नहीं है। मुझे ये बात पता है कि आप लोगों ने अचानक से शिफ्ट हो गए ऑनलाइन पे, तो आप हजरात के पास एग्जाम किट्स भी कितने बच्चों के पास नहीं है, और ये उनकी एक हद तक उनकी नाफरमानी भी थी कि जब मैं बोल रहा था कि ले लो अब एग्जाम किट, तो अब आप लोग एक्सेस भी नहीं कर सकते फिजिकल, तो अब मजबूरन मैंने, हमारा भी एक डिपार्टमेंट है, तो मैंने आप लोग के लिए सिर्फ कंसोलिडेशन के हद तक एग्जाम किट पूरी कंपाइल की है, जो बीपीपी और कैप्लन दोनों है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो वो आप लोग क्या करें, आप लोग उसको पूरी सॉल्व करें, यू हैव 4 to 5 या 6 डेज या 7 डेज, क्योंकि अब ये बहुत सारा काम होगा, उसमें एमसीक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ओटी केसेस हैं, बहुत कुछ है, और मैं सच कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी मेहनत होगी आपके पार्ट पे, वरना आपकी ये वाली सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ये 8 क्लासेस जो आपने लिए ये सारी आपकी जाया हो जाएंगी, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। और अगर नहीं पढ़ोगे अब भी, क्योंकि ऐसे लोग भी अभी भी मौजूद हैं, ऐसे नडर लोग जो इन हालात में भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब लास्ट ऑप्शन फिर चैरिटी का ही है, यानी अब अगर जो, यानी अब आपको हालात नजर आ रहे हैं, जो मेहनत करने वाले काबिल लोग हैं ना, उनके पास भी अब जॉब मुश्किल हो गई है, तो जो काबिल नहीं है ना वो बेचारा चैरिटी पे ही आएगा, मुंह पे बोल रहा हूँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चैरिटी पे जिंदगी गुजारेगा, सॉरी के साथ। तो बेटा अब आप लोगों ने अब आप लोग अगले 5-6 दिन में रातें जागनी है, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, इवन ऐसे भी सवाल आएंगे जो मुश्किल होंगे, क्वेश्चन देखोगे, कुछ सवालात में आपको सोल्यूशन वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी ये थकना पड़ेगा, आपकी आंखें दर्द होंगी। मेरा मशवरा ये है कि अगर किसी के पास प्रिंटर है तो वो प्रिंट आउट निकाल ले, मैं अपनी जाती राय दूं कि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के पेपर पे सॉल्व करे किट तो ज्यादा मजा आता है, ये मेरी राय है। अगर किसी के पास प्रिंटर का एक्सेस है, प्रिंटर नहीं है तो मजबूरन तो फिर अब उसको उसी पे सॉफ्ट कॉपी पे सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो मैं चीजें आपको भेज रहा हूँ। अच्छा देखो, 100 में से 2-3-4 सवाल ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, हो सकता है वो आपने पढ़े हुए भी ना हो, 100 में से 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं, तो उनको आपने उसी वक्त पढ़ना होगा, या मुझे फिर बता देना, तो मैं यहाँ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ओके, अब तो हम इस क्लास को अब यहीं ऑफ कर रहे हैं, ये मैं आपको स्लाइड्स भेजता हूँ, ठीक है जी। और अब आपने आज से किट शुरू करनी है, अब आपके पास बहुत बड़ा काम मैंने दे दिया है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आप पे डाल दी है, अगर नहीं करोगे, सॉरी मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।